नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और हमारा कार्यक्रम है संवाद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में एक सुदूर गांव में आया हुआ हूं और ये गांव उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है, सिताब दियारा। सिताब दियारा में बहुत सारे टोले हैं, 27 टोले हैं और उसी टोले में एक टोला ये है जहां पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और ये बहुत ख़ास जगह है। ये वो जगह है जिस जगह से निकल करके पत्रकारिता जगत में एक बड़ा नाम आता है और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति पद पर आसीन होते हैं। श्री हरिवंश नारायण सिंह जी के आवास पे, उनके घर पे हम लोग हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। आप और आपकी टीम से मिलकर बहुत प्रसन्नता जी। और सिर्फ हरिवंश नाम मैं इस्तेमाल करता हूं आपके निवेदन जी जी। तो हरिवंश नाम से हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों ने पढ़ा है तो जी हरिवंश नाम सही से जी। तो आपका सर बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जिस जगह पे हम लोग हैं आज वो जगह सुविधाओं से थोड़ी बहुत लैस है। गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उस दौर को, जिस दौर में आप बचपन आपने गुजारा यहाँ पे, वो बड़ा मुश्किल भरा दौर था। और उस दौर में पानी से घिरा हुआ ये गांव, कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का, सड़कें नहीं। और वैसी स्थिति में आप यहाँ से निकल करके BHU तक जाते हैं, वहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं। पत्रकारिता जगत में आपने एक बड़ा नाम किया वहाँ पर। उसके बाद फिर राज्यसभा के उपसभापति पद तक आप जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। शुरुआत में ये करना चाहता हूँ सर कि प्रारंभिक जो शिक्षा रही आपकी, वो किस तरीके से रही और कहाँ से आपने शुरू किया? जहाँ हम लोग बैठे हैं इससे ठीक पीछे हमारा मूल घर होता था और ये 5वां घर था जी। क्योंकि 2 नदियों के बीच होने से, गंगा और घाघरा, कटाव यहाँ के लोगों की नियति थी जी। तो मेरी सारी स्मृति उस घर से है, क्योंकि वहीं रहते हुए मैंने यहाँ से हाई स्कूल पास किया। इस घर में जब मैं नौकरी में आ गया था, मेरी शादी हुई लगभग उसके आसपास, ये बना 78 के आसपास। अच्छा। मैं और मेरी तरह हजारों बच्चे जो हमारे समवयस्क थे, जो हम जिनके साथ खेले रहे, उन सब की नियति थी। और साल के लगभग 6 महीने हम सब पानी में रहते थे। आप जहां से हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, लगभग ये इलाका था जहां मिट्टी से भरा हुआ था ऊपर, उसके ठीक नीचे नाव पर बैठकर या तो हम लोग छपरा। मुझे याद है एक बार जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अपनी साइकिल ले जानी हुई तो छोटी नाव से यहाँ से सुरेमनपुर हम स्टेशन नाव से गए थे। स्टेशन नाव से गए थे। और या जो लोग आरा की तरफ जाते थे गंगा पार करना, वो भी इसी तरह से सिन्हा घाट जाते थे। तो साल के 6 महीने इस तरह से आना जाना लोगों का होता था। दूसरी उल्लेखनीय चीज थी कि जिन दिनों यह नाव की सुविधा नहीं होती थी और बाढ़ या पानी की स्थिति नहीं होती थी, तो लोग पैदल यहाँ से यात्रा करते, कम से कम 8-10 किलोमीटर चले, रेत पर चले, फिर नाव लें। नाव लेकर के उत्तर की तरफ आप जाते हैं तो घाघरा या सरयू, जिसे आप बड़े महत्व की नदी के रूप में हम सब जानते हैं, हमारी स्मृति में, संस्कृति में है, उसको पार करके हम लोग नजदीक का रिविलगंज स्टेशन है, छपरा ये इलाका होता था, तो वहां गए आप। वहां छोटी रेल की ट्रेन 2 या 3 कभी कभी आती थी, बनारस या इलाहाबाद से आकर के इधर जाया करती थी आपके बरौनी और असम तक। तो ये रेल संपर्क था। इधर से आप आरा जाते थे तो आज भी मुझे स्मृति, एक बार आरा जाना हुआ। एक हम अपनी रिश्तेदारी थी बिल्कुल पहाड़ी इलाके में, जो बिहार का एक तरह से अंतिम ही छोर आप कहें, वो भी बनारस यूपी के पास में, चांद वगैरह का इलाका, भभुआ का। तो लाइट रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, लाइट रेलवे चलती थी। उस लाइट रेलवे में छोटे छोटे डिब्बे होते थे। तो मेरी स्मृति में आज भी है, मेरे एक चचेरे भाई थे, उनके साथ अपने फुआ के यहाँ वो जा रहे थे। तो यहाँ से हम पहले नदी पार करके हम लोग सिन्हा घाट गए, आरा की ओर, गंगा को पार किया। फिर वहां से हम लोग बस से हार्डली लगभग 7-8 किलोमीटर है, पर वो 3 घंटे में लगभग दूरी तय हुई थी। फिर आरा गए। आरा में बड़ी रेल लाइन थी,
पर हमें सासाराम जाने के लिए वहां तब लाइट रेलवे काम करती थी, लाइट रेलवे चला करती थी। लाइट रेलवे से हम लोग सासाराम गए, जो लगभग 7-8 घंटे में पहुंची। आज आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो लाइट रेलवे की खासियत क्या देखी कि जब जिसको आवश्यकता होती वहां ट्रेन रोक देता, घर जाता, फिर लौट करके। अच्छा। फिर मैंने बहुत बात अमिताभ घोष की किताब जब आई, और हाल में उन्होंने ये जो अफीम का व्यापार चला, अद्भुत है उस इलाके का, इस इलाके का इतिहास जिसे हमारे लोग नहीं जानते। ये वो रेलवे इसलिए बनी थी क्योंकि ये गंगा से या ये घाघरा से बड़े पैमाने पर ये अफीम की खेती के लिए इलाका मशहूर था, ये गाजीपुर वगैरह का। हाँ, गाजीपुर में सर्वश्रेष्ठ अफीम होता था। वो अफीम कैसे कलकत्ता ले जाया जाए नाव से, और वो फिर चाइना जाता था। अच्छा। और आपको याद है ना कि चीन कहता ही था कि हम लोग को अफीमची अंग्रेजों ने बना दिया, और उसका वर्ल्ड वॉर हुआ। तो उसमें इस इलाके की क्या भूमिका रही, इट्स लेस नोन, आज कोई जानता नहीं। अमिताभ घोष दुनिया के जाने माने लेखक है, उन्होंने इन चीजों का कई चीजों में उल्लेख किया है। गाजीपुर का, आज भी गाजीपुर में वो सब चीजें अभी भी अफीम की खेती वहाँ पर। और हमारे यहाँ आप रिविलगंज, वो माझी वगैरह देखेंगे, यहाँ पर बड़ा तट होता था। और रिविलगंज जो नाम है ना, रिविलगंज जो एक अंग्रेज रिविल साहब थे, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उन पर भोजपुरी में उपन्यास लिखा गया, जिसका भी पेंगुइन में अनुवाद किया, एक अपने ही बक्सर के प्रोफेसर हैं, अद्भुत। तो इस इलाके के सांस्कृतिक भौगोलिक इतिहास को लोग जानते नहीं। जैसे जब सुनता हूँ कि हमारे पूर्वज इस गांव में आए थे, तो जो आए वो बहुत पहले, कई सौ साल पहले, वो शायद इटावा से चले, फिर रसड़ा आए, रसड़ा से फिर इधर आए। वो सब औरंगजेब और मुगलों का काल था, और शायद लड़ने वाले लोग थे। तो अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए, इतनी दूरी तय करते हुए, इस सुरक्षित जगह जो 2 नदियों के बीच था, कितना कठिन जीवन था। अभी भी मुझे याद है, एक फसल होती थी गांव में, क्योंकि बाकी के दिन तो हम बाढ़ में ही रहा करते थे, और रबी की फसल अच्छी होती थी, और लोग बड़े परिश्रम से करते थे, और लोगों में अभाव के बावजूद आपसी सौहार्द अद्भुत था। एक गांव की लड़की पूरे गांव की लड़की, उसकी शादी हो तो पूरा गांव मौजूद होता था। विकास के साथ वो चीजें टूट गई हैं, बहुत बदला है मेरा गांव, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पर उसी परिवेश में पहली शिक्षा हमारे सामने ही, हमारे एक चचा लगे लोग, उनके परिवार का था। तो एक सज्जन पढ़ कर लिख करके आए, वो बगल के ही रहने वाले थे। आज भी मुझे याद है, हम लोग नाम सोचते रतन भैया कहते थे, वो हम लोग के पहले टीचर थे। और नीम का पेड़ 2 बहुत बड़ा घना था, उसके नीचे आरंभिक शिक्षाएं चली हम सब की। फिर यहाँ टोला काशी राय बगल में है, जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पढ़े। फिर जयप्रकाश नगर हाई स्कूल क्लास 10 तक था, वहां पढ़े। संयोग से नंबर अच्छा आ गया। संयोग इसलिए कहता हूँ, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। मेरे पिता की एक, मतलब क्या कहें कि एक बड़ी साफ और दूर की दृष्टि अब दिखाई देती है, और माता की भी, क्योंकि माताओं का एक लगाव तो होता ही हर माता को होता है। तो यहाँ से बाहर भेजकर पढ़े, क्योंकि यहाँ की जो कठिनाइयां थी, उसमें कोई ये कल्पना नहीं करता था, या ये भविष्य नहीं देखता था कि ये रहकर उन्हीं कठिनाइयों से गुजरे। तो लगभग खेत बेच करके ही पढ़ाने का सिलसिला होता था। आय का तो कोई माध्यम होता नहीं था, एक ही फसल होती थी, उससे बीमारी, उससे शादी ब्याह, उससे आजीविका चलाना। तो लेकिन बड़े स्वाभिमानी, ईमानदार और पुरुषार्थी लोग होते थे। मैं सिर्फ अपने पिता के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लोगों को, उस दौर के लोग, जो लोग घर में काम करते थे, जिन्हें आज हम जाति में बांट कर देते हैं, वो घर के वर्चुअली मॉरल हमारे गार्जियन हुआ करते थे। कोई काम करता था बाहर रहकर, शाम को अगर हम में से कोई गांव का बच्चा अगर शाम के बाद भी बाहर खेल रहा है तो प्रतिबंध लगा सकते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आशीष जी कि 27 टोले में कोई शराब पीने की नैतिक मैंने क्या कहा गलती या नैतिक साहस नहीं कर पाता था। कोई पीता भी था तो अंदर, और हम लोग का तो एक तरह से वैष्णव परिवार था, या तो अंदर बाहर कहीं कहीं हम में से कुछ भाइयों की आदत पड़ी तो किसी के घर जाकर मीट मांस बगल में लोग खाना शुरू किए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, बगल में जो गढ़ा होता था उससे मछली पकड़ करके, परंपरा मैंने सुनी अपने पिता वगैरह से कि बाबा वगैरह के रहने तक वो मछली पकड़ कर गंगा में डलवा दिया करते। तो ये परिवेश था जिससे हम लोग पढ़े और निकले। और हमारे पढ़ने में योगदान आज भी एक सुरेश कुमार गिरी टीचर थे। वो उनको हमारे पिता ढूंढ लाए, छपरा से ही राजेंद्र कॉलेज से पढ़े थे। बड़े ईमानदार और बहुत बढ़िया। उनकी मुझे बहुत स्मृति रहती है, कैसे उन्होंने मतलब
कई उनकी घटनाएं याद रहती है। किताब मैंने उनको समर्पित की। अच्छा। हाँ। उसमें एक घटना मुझे हमेशा याद रहती है कि जो हमारा घर था इसके आगे एक पलानी होती थी बड़ी। अच्छा। पलानी आप समझते हैं यहाँ के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घास फूस से बनता था, जैसे खपड़ैल घर वैसे घर होते थे। तो और उस पलानी में और पीछे घर में काफी फासला होता था। तो जाड़े की रात में, और जाड़ा काफी पड़ता था, रात में जाना आना बड़ा मतलब कठिन और लगता था। तो एक दिन वो बीमार थे और क्या होता था, पुआल पर 15-20 लोग सो रहे हैं। तो मास्टर साहब के लिए एक चौकी थी, तो हम सोए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज गर्म पानी कहो। मेरी माता बड़ी सेवा भाव की थी, कोई उस अभाव में भी मतलब कोई आ जाता तो अपने नहीं खाती थी, दूसरों को खिलाती थी। तो कहा कि गर्म पानी पीने का कहना, मेरी तबीयत खराब है। तो हमने कहा कि ठीक है, और ये भी कहा कि छनवा लीजिएगा, क्योंकि मेढक को ढक पड़ जाते थे पानी में, कुएं का पानी हुआ। हाँ, तो मैं एक लोटा में पानी लाया और तो पूछे कि छनवा लियो ना। था हाँ, छनवा लिए हैं, जबकि हकीकत बता रहा हूँ क्या। तो पीड़ित तो एक छोटा सा मेढक का बच्चा उसमें था। अच्छा। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहा कि देखो लगता है छना नहीं है इसमें पानी। बाकी टीचर्स और बाकी लोग उसके लिए पीटते थे, और याद है बकली लेकर के और टीचरों वगैरह का कानून पकड़ना। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसका बड़ा असर और आज तक मेरे उस पे रहता है। तो वो रात में मुझे कहते थे कि शाम में 9 बजे खावा करके पढ़ करके सो, और रात में 1 बजे जगा देते थे। अच्छा। वो मेरी स्मृति, और 1 बजे से सुबह तक पढ़ना होता था। फिर मेरा मेला स्कूल में वो सेंटर पड़ा, तो जब तक सेंटर पड़ा साथ रहे। तो ये सारे टीचर्स या गार्जियन, हमारे चचा लोग भी और होते थे, जैसे एक रास बिहार भैया थे बगल में, एक चंद्रिका चचा थे। तो उत्साहित करना, उन लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत पढ़ता है लड़का, तो उत्साहित करना। तो एक मतलब गांव का परिवेश, लोगों का ये पॉजिटिव एटीट्यूड, उसने थोड़ा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि मेरा कोई योगदान था, तो उसमें ऐसा नहीं है। जयप्रकाश जी का नाम असर करता था। जयप्रकाश जी के साथ एक बड़े विलक्षण व्यक्ति थे, जगदीश बाबू, जिन पर नेशनल बुक ट्रस्ट से मेरी किताब स्वीकृत हुई है, कुछ दिनों में आएगी। दे आर अनसंग हीरोज। आजादी की लड़ाई में वो राहुल संकीर्तन के साथ काम किए थे। वो पहले कम्युनिस्ट थे, कैसे वो समाजवादी हुए, मतलब विलक्षण व्यक्तित्व। पर अपने बारे में किसी को कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं, कहा नहीं। वो तो मैं बाद के दिनों में जब उनसे बातचीत किया, तब मुझे लगा कि मतलब क्या इस व्यक्ति की ऊंचाई थी, और क्या नैतिक ऊंचाई थी, और क्या मर्यादा और मूल्य थे। तो ऐसे लोगों के संस्कार और परिवेश, उनके आत्मीयता से जो कुछ सीख सका, उस यहाँ से निकलना हुआ। तो सर आप यहाँ से बीएचयू तक जाते हैं, तो बीएचयू में ये है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि यहाँ से गाँव से निकल करके और बीएचयू तक का जो सफर रहा है वो मुश्किल भरा रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो परिवेश रहा है। तो पारिवारिक सपोर्ट किस रूप में रहा, पिताजी और या बाकी लोगों का सपोर्ट? नहीं, हमारे पिताजी और हमारे बड़े भाई जो मौजूद हैं, दे वर वेरी पर्टिकुलर की पढ़ाई करनी है, सब संसाधन हम उपलब्ध करेंगे, पर वो होते नहीं थे। सामने तो 24 घंटे वो होते नहीं थे, पर ये मुझे लगता था कि बड़े हार्डशिप से लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए। लेकिन साथ में अध्यापकों का बड़ा रोल रहा। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, धोती कुर्ता पहने अध्यापक पढ़ाते थे हमें, जिनका वेतन हार्डली 200-250 होता था। कल एक सज्जन मिलने आए, तो हमने बताया कि रोशन मास्टर साहब थे, रोशन यादव जी हमें पढ़ाए थे, तो उसी गांव से थे, उनका नाम लिया हमने। ऐसे अनेक। और आज की तारीख में जो सामाजिक परिवेश हो गया है, मैं कहूँ तो अति पिछड़े ही हमारे मास्टर थे, पिछड़े, कभी एहसास नहीं होने दिया उन्होंने। पर जो भी एक छात्रों में नैतिक ऊंचाई डाली, अपने काम से, अपने पठन पाठन के तौर तरीके से, जो खासतौर से 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी का जो माहौल होता था, जो जयप्रकाश जी के केंद्र पर जो कुछ आयोजन होता था, खासतौर से 12 फरवरी, उसका एक लंबा इतिहास है। और बाद में गांव के लोग 11 अक्टूबर को मनाने लगे। उन सब चीजों ने बड़ा। और जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, तो हमारे अध्यापक ने कहा कि क्लास 5 में था कि आपको एक दिन भाषण देना है, तो उसके लिए धोती का इंतजाम किया गया, कुर्ता का। तो मैं जाकर वहां बोला, टोपी भी लगाकर, वो कांपते हुए बोला, तो अभी तक मुझे स्मृति रहती है। तो हमारे जब यहाँ शाम में एक अध्यापक आते थे पढ़ाने के लिए, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे लालटेन के पास, तो कहे खड़ा होकर सुनाओ। तो गांव के भी 2-3 लोग थे, उन्होंने भी सुना कि तू बोल रहा है, बताओ। तो हमको खड़ा होकर, तो बच्चे थे हम, बुला, तो सबने उत्साहित किया। तो एक सामाजिक मैं कहूँ कि सब में आत्मीयता थी। वो हर बच्चे को लोग एक तरह से प्रेरित करना, और घर का तो था ही, मेरे बड़े भाई और मेरे
पिता, जी। उनका बड़ा वो था कि पढ़ना है। तो जब मैं पहले यहाँ से अच्छे नंबर आए तो उदय प्रताप कॉलेज में हमारे अध्यापकों ने पिता को परामर्श दिया कि इनको उदय प्रताप कॉलेज भेजिए, जी। बिहार में एडमिशन नहीं कराना है। वजह थी कि सारे घर के लोग हमारे बिहार में पढ़ते थे, क्योंकि बिहार ही सबसे नजदीक है। हम बिहार ही मूलतः जीवन का नियंत्रण बाजार से लेकर चिकित्सा से लेकर पढ़ाई लिखाई बिहार से होती थी। आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर यही पढ़ते थे। और उन दिनों चोरी की परंपरा शुरू हो गई थी। तो गिरी जी के कारण अध्यापक के रूप में वो तो अच्छे नंबर हमारे उस वक्त काफी आ गए थे। तो कहा कि आप चले जाइए वहां पर उदय प्रताप कॉलेज। चला गया उदय प्रताप कॉलेज। उदय प्रताप कॉलेज की दिनचर्या ये थी कि बर्तन आपको धोना है, शाम को संध्या करनी है, पीटी करना है, सुबह में 4:30 बजे आपको 5 बजे उठा देंगे वार्डन, और वार्डन होते थे जिनका एक नैतिक डर होता था। तो और उसके ऊपर कब हमारे प्रिंसिपल साहब सपत्नी किस कमरे में आ जाए, शाम को देखते हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो उस कॉलेज ने हमारे जीवन को एक अनुशासित रूप में अनुशासित करने का काम किया। ये उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2 महीने रहा, मेरा मन नहीं लगा। मैं वापस उसी साल वापस BHU चला आया। BHU में आपने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से फिर आपने PG का इकोनॉमिक्स से, फिर आपने पत्रकारिता से डिप्लोमा किया। तो पत्रकारिता से डिप्लोमा करने के बाद आपने टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन किया। उस समय जो एग्ज़ाम होते थे बड़े कठिन एग्ज़ाम होते थे टाइम्स ग्रुप के। मैंने सुना था कि 2-2 इंटरव्यू, 2-2 रिटन हुआ करते थे। मतलब जस्ट लाइक ISPCS का जो एग्ज़ाम होता था उस कैटेगरी का होता था। ये मैं वहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप गए थे वहाँ पे, तो जो आर्थिक जो एक तरह से सुरक्षा की जो बात होती है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता था कि हमारा बेटा जो है कुछ कमाए और फिर उस चीज़ को थोड़ा सा भरपाई करे, आर्थिक रूप से मजबूत हो। जब आपने पत्रकारिता ज्वाइन किया तो ये क्या सोच करके ज्वाइन किया? क्या आपको उस दौर में लगता था कि अगर मैं पत्रकार बनूंगा तो जो आर्थिक सुरक्षा, जो एक पैसा है पत्रकारिता और साथ में आर्थिक सुरक्षा की जो बात होती है वो भी मैं पूरा कर पाऊंगा घर परिवार के लिए, वो दौर कैसा रहा आपका? दरअसल जिस परिवेश से निकले उसमें सबसे अधिक आकांक्षा किसी भी गार्जियन की या व्यक्ति की या छात्र जो एक चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि से आकर अपना सुरक्षित भविष्य तलाशता है, सरकारी नौकरी मानी जाती है। भले ही क्लर्क हो जाए, भले ही क्लर्क हो जाए। और तब हमें लोग कहते थे कि भाई हाई स्कूल में अच्छा नंबर है तो पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लर्क ही तो मिल ही जाएगा। तो इस मानस में कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, ये हमारा भी मानस था। पर थोड़ा बहुत जो मैं आपको बताया कि एक जो सामाजिक जागरूकता की क्या उसका जो बीजारोपण गांव से ही हुआ। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानना, मुझे स्कॉलरशिप मिला इंटरमीडिएट में, तो क्रांतिकारियों की बहुत सारी किताबें मैंने खरीदी। वो एक पढ़ने की आदत शायद पहले से रही। कहीं मैंने सुना था कि वो घर परिवार के लोग सोचते कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो पैसा लेकर के घर आएंगे। जी, तो वो सब मैंने बहुत सारी किताबें खरीद ली। मुझे याद है आज भी कि तबाड़ होता था और हम लोग बांध वगैरह पर कहीं उतरते थे तो किताब अपने कंधे पर मैं ढो रहा था पानी में। तो लेकिन इस अपेक्षावादी पिता को शायद आंतरिक प्रसन्नता होती थी, किताब ही पढ़ रहा है, कोई कहीं और गलत काम में खर्च नहीं कर रहा है। तो ये किताब पढ़ने की आदत थी। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की, गांधी की, जयप्रकाश नारायण की किताबें मैं ग्रेजुएशन वगैरह तक रहते काफी पढ़ता था। और बनारस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का आकर्षण मुझे लग गया था। तो जाकर BHU में देखना, वहाँ पढ़ना, बहुत सारे लोग अध्यापक बताते थे कि अध्यापक दिन रात वहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो वैसे अध्यापकों का चरित्र बड़ा प्रेरित करता था। अध्यापकों ने बड़ा प्रेरित किया, जिनका साधना में जीवन ऋषितुल्य जीवन रहा। जैसे मैं बताऊं कि हजब शाह द्विवेदी की घटना कि 72-73 की बात है। मानस चतुर्दशी समारोह, मानस की रचना के 400 वर्ष हुए थे। अच्छा। तो उस पर एक बनारस यूनिवर्सिटी में आयोजन हुआ। आज भी मुझे याद है, वो सेंट्रल ऑफिस के लॉन में हुआ। तो जयप्रकाश जी उसमें आए, हजब शाह द्विवेदी आए, तो दोनों मेरे इलाके की, तो मुझे पता ही था। और मैंने उन दिनों ये स्पर्धा भी रहती थी, एक भाव भी रहता था कि बेस्ट टीचर्स के क्लासरूम में बैठकर सुने कैसे वो बोलते हैं, इसलिए बहुत सारे अध्यापकों को सुनते भी थे हम। तो हम लोग गए सेंट्रल ग्राउंड में सुनने के लिए। उस वक्त जयप्रकाश जी बड़े अस्वस्थ रहते थे और लगभग
अननोन हो गए थे देश में। कोई उनको जानता नहीं था कि जयप्रकाश इतनी बड़ी हस्ती इस देश में रहे हैं। तो सबसे पहले तो द्विवेदी जी बोले। क्या द्विवेदी जी का आज भी मेरे दिमाग में वो स्मृति रहती है। क्या विलक्षणता थी साहब, मतलब लगता था जैसे सरस्वती जुबान पर है। इतना सुंदर उन्होंने बोला। आज मुझे वो सब स्मरण नहीं है, लेकिन उनका बोलना, उनका बिल्कुल कहूँ वो चेहरा चमकता, वो उद्बोधन, वो प्रवाहमय भाषा और विचार, उसने बड़ा प्रभावित किया। उसके बाद जयप्रकाश जी खड़े हुए। जयप्रकाश जी ने कहा पहली लाइन जो कि मुझे आप द्विवेदी जी के बाद बोलने के लिए कहे, वही अध्यक्षता को मुख्य बोलना था। तो मैं सूर्य के आगे दिया दिखा रहा हूं, जबकि जयप्रकाश जी विलक्षण व्यक्ति, विद्वान के रूप में थे जी। अंग्रेजी और हिंदी पर उनका जो अद्भुत कमांड था वो एक अलग रखता हूँ, पर क्या एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव, सम्मान था। फिर खड़ा होकर के कहा इन्होंने द्विवेदी जी ने वो जेपी के बारे में जो उन्होंने प्रशंसा की, तो एक परस्पर संवाद किस रूप में हुआ उसका बड़ा एक असर पड़ा। शाम को राजा राम मोहन राय हॉस्टल में कुछ नेपाल के लोग थे, प्रदीप गिरी होते थे जो बाद में सांसद वगैरह बने, बड़े नाम। तो उन्होंने जयप्रकाश जी को निमंत्रित किया था कि आप आए। वो समाजवादी पृष्ठभूमि के थे और नेपाली कांग्रेस से जुड़े थे। तो मैं भी गांव का था, मुझे भी खबर कराया गया कि भाई मुश्किल से 20-25 लोग सुनने आए जेपी को। अच्छा, क्योंकि तब जेपी नहीं जाने जाते थे। वही जेपी 73 या 74 में जब वहां अंजना प्रकाश बन गई थी, शायद उपाध्यक्ष वगैरह, बुलाया 1.5 लाख लड़के, वही कालूलाल श्रीमाली जो उन्हें कालूलाल श्रीमाली वो रिसीव करते थे, जो कि कैबिनेट के पहले मंत्री थे। उन्हें परमिशन नहीं दिया और जेपी नहीं आया अंदर विश्वविद्यालय के। विश्वविद्यालय गेट पे सभा की लाखों लड़के। तो ये सामाजिक और तो जयप्रकाश जी के गांव के होने से उनको मैं जानता था कि उनकी क्या ईमानदारी रही है, उनकी पत्नी पर। उन पर जब राजनीतिक कमेंट वगैरह इंदिरा जी के जमाने में आने लगे तो उसका हम लोग के दिमाग पर काफी असर पड़ा कि भाई तो गलत हो रहा है। एक पता नहीं क्यों ये था कि ये सब चीजों का प्रतिकार होना चाहिए। जैसे मैंने एमए कर लिया तो पहले मुझे अध्यापक बनने का बड़ा शौक था। सबसे अच्छा काम लगता था सम्मान का, अध्यापक। और बनारस में ही, बनारस जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। हालांकि जब मैं बनारस में पहली बार गांव से गया तो मुझे लगता था कि यही पेरिस है, यही लंदन है। तो पहले तो मानसिक रूप से एडजस्ट करने में काफी वो था। हालांकि तब लगभग शहर एक, बनारस भी एक उसकी अपनी संस्कृति है, विशेषता, वो सबको अंगीकार करता है। उसके बावजूद वहां लगता था। उसके बाद बंबई जब मैं बनारस रहते गया इंटरव्यू देने तो भूल ही जाए मैं क्या महसूस किया वहां के परिवेश भी। तो एक तरफ यह सुरक्षा का भाव जो आपने पूछा वो जबरदस्त रहता था कि सुरक्षा नहीं तो फिर जीवन नहीं, फिर आकर के इसी उसमें मिट्टी कीचड़ में एक फसल में जीवन गुजरना है। तब तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया इतनी बदलने वाली है। फिर पर जेपी के बारे में 73 से जो कुछ कहा जाने लगा और जो कुछ बोला जाने लगा, तब तक मैं थोड़ा पढ़ लिया था साहित्य वगैरह। साहित्य मतलब पॉलिटिकल लिटरेचर, सामयिक जो तो हमने कहा गलत मन में लगता था। उसी वक्त चंद्रशेखर जी का नाम पहली बार सुना और यंग इंडियन में उनके जो एडिटोरियल्स आते थे, बाकी अखबारों के हेडलाइंस बनते थे। कोई इतना साहस से बात कर सकता है कांग्रेस में रहते हुए, तो उनको पत्रिका ढूंढ कर मंगाने लगे। फिर अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उनको लिखा हमने, तो उसका जवाब भेजा उन्होंने, कहा कि हम जब भी बनारस आए मिलो आप। तो कहीं पत्र और हो गया। फिर डॉक्टर VKRV राव जब BHU पढ़ता था लाइब्रेरी में बैठकर, तो विवेकानंद पर उनकी किताब कोई पढ़ी मैंने। वो सेंट्रल मिनिस्टर होते थे, उनको लिखा। अंग्रेजी हम लोग के आती नहीं थी, आज भी नहीं आती, पर उसमें तो उनका भी पत्र है। तो पहले के जो ये नेता थे उनका व्यक्तित्व भी आकर्षित करता था। पढ़े लिखे, आजादी की लड़ाई में आप देखें, आजादी की लड़ाई के बहुत सारे लोगों के संस्मरण और पुस्तकें हमने पढ़ी, चाहे वो वामपंथी रहे हों, चाहे किसी विचारधारा के, पर उनके व्यक्तित्व और चरित्र ने हमें गहराई से प्रभावित। में नक्सल आंदोलन वगैरह भी पढ़ा, तो हमेशा लगता था कि अपने विचार को मैं कैसे व्यक्त कर सकूं। तो लगा कि बेहतर तरीका पत्रकारिता है, जाना चाहिए। पर ये हमेशा ध्यान रहा कि और बड़े निर्णायक क्षण आए, जैसे मैं बैंक में सुरक्षित नौकरी मिली, रिजर्व बैंक में अवसर मिला, वो सब छोड़कर भी पत्रकारिता में लौटा। और एक बार तो ऐसे मुकाम पर लौटा जब रविवार छोड़ करके मुझे इच्छा हुई, वो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन पृष्ठभूमि में था, मैंने कहा छोटी जगह से बिहार से काम करना चाहिए। तो मैं आया था वहां। उस वक्त मेरे पास बड़े अखबारों के अवसर थे, और पर मैं एक बंद अखबार में, जहां कोई भविष्य नहीं था चुना,
लोगों ने हमें कह दिया कि भाई तुम्हारा भविष्य खत्म, अब चौपट। पर वो एक अलग अनुभव है। इस सवाल पे मैं आऊंगा सर कि हाँ। जैसे आपने एक टाइम्स का बड़ा समूह आपने ज्वाइन किया, धर्मी भारती के साथ आपने पत्रकारिता की, और चूंकि धर्मी भारती धर्मयुग एक बहुत बड़ा नाम था, उस दौर का सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती थी। तो उतने लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करने के बाद आपने प्रभात खबर ज्वाइन किया वहाँ आकर के, तो ये जो जर्नी रही, मतलब प्रभात खबर आपने क्यों चुना, ये एक बड़ा सवाल है, क्यों वहाँ तक आ पाए? क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी उस जगह पहले पे। तो जब मैं पत्रकारिता में पढ़ने लगा एमए करने के तुरंत बाद, और मेरी इच्छा थी कि मैं पीएचडी में करूं, तो इमरजेंसी का काल था जी। बीएचयू में इमरजेंसी में बड़े सक्रिय हम लोग रहे हैं। भरत सिंह जी हैं, वो हमारे मतलब छात्र नेता होते थे, और वो भूमिगत थे, उनको पुलिस तलाश रही थी। अच्छा। तो उनसे कई जगहों पर मिलना, वो लिटरेचर बांटना, वो कुछ करना, आज जब मुझे याद आता है तो थोड़ा लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि अगर उन दिनों पकड़ लिए जाते हाँ, हाँ, तो फिर तो सारा खत्म। मुझे और बहुत सारी स्मृतियां हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी चाची थी, उनका डेथ हो गया था, मैं आया था उसी दौरान, और 4 नवंबर का कॉल था जेपी का कि पटना पहुंचना है। तो मैं घर में कहा कि मैं जाऊंगा। तो मेरे एक चचेरे भाई थे जो रामपुर में, छपरा में रहते थे, राम सिंह, उनको कहा कि मुझे जाना है, और पटना को प्रतिबंधित कर दिया था। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कह दिया। अब वो इतने वरीड थे, उनके डेथ में, उनकी क्रिया में यही बात होने लगी। तो मुझे पता था कि हमारे परिवेश में इन सब चीजों को सोचना कितना ये है। पर एक शायद ये गांव के परिवेश का ही था कि ये हमेशा रहा कि अपने पैर पर आर्थिक रूप से रहना है। सबसे पहली गुलामी शुरू होती है जब आप आर्थिक रूप से दूसरे पर अवलंबित होते हैं। तो इस परिवेश में जयप्रकाश आंदोलन ने बहुत आकर्षित किया था। तो लगा कि जीवन में वो धारा हम लोग चुने जहां अपने को व्यक्त कर सकते हैं। संयोग ये बना कि टाइम्स ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकली, जिसमें यह अपेक्षा की जाती थी कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन हो, फ्रेश, और आप एक आवेदन दे, किसी सामयिक विषय पर लेख लिखे, उसी आधार पर सिलेक्शन होता था। मैंने किया, मैं बिल्कुल फ्रेश था, मुझे कोई और आइडिया नहीं। हमारे जो प्रोफेसर ए.के. बनर्जी हेड होते थे, वो आकर कहे हम बच्चों से, 12 बच्चों का तब पीएचयू में नया ये विभाग खुला था, और इसमें 12-14 लड़कों का सिलेक्शन ही होता था। तो सिलेक्शन हमारा हो गया, और मैं द्वंद में था कि पीएचडी करूं या क्या करूं। तब तक लोगों ने कहा कि 1 साल कोर्स कर लो आप। तो मैं इस कोर्स में आ गया। इस कोर्स में आया तो 6 महीने बाद ही आवेदन निकला। उसी दौरान ये लोग यात्रा पर भी ले जाते थे। तो पहली बार मैं कलकत्ता देखा, पहली बार लखनऊ नेशनल हेराल्ड देखा, पहली बार मैं फिर दिल्ली देखा। तो वो सब अलग स्मृतियां हैं। हमारे साथ जो पत्रकार थे वो लोग भी काफी अच्छी जगहों पे बाद में गए। तो टाइम्स में हम सबने अप्लाई किया, और दिल्ली गए हम लोग, मैं और राम कृपाल जी, हम साथ थे, साथ पढ़ रहे थे। राम कृपाल जी जो बाद में आज तक में और नवभारत टाइम्स के एडिटर वगैरह रहे। तो गए वहाँ, हमारा रिटन टेस्ट हुआ, दिल्ली गए। तो उन दिनों 8 आने 12 आने पैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते थे। बस पे चढ़े तो 8 आना गिर गया, आज तक मुझे याद रहता है। पैसा टिकट लिया टीटी से, तो गिर के नीचे चला गया। तो वो स्मृति आज तक रहती है कि मेरा 8 आना गिरा था, क्योंकि डिफिकल्ट डेज थे। और हाँ, मेरा ही नहीं होता था, हर वो बच्चा जो गांव से निकलता था उसके लिए ये सामान्य बात थी। आशीष, तो रिटन टेस्ट हुआ। शाम में उन लोगों ने बुलाया कि भाई आप लोग आकर के देख लीजिए कि आपका रिजल्ट क्या है, शाम तक आप कॉपी जा सकते। तो 4 सेंटर्स होते थे टाइम्स ग्रुप के। एक होता था दिल्ली, एक होता था चेन्नई या बेंगलोर, एक बंबई होता था, एक दिल्ली होता था। तो इन 4 सेंटर्स पे वो आवेदन करते थे, और हर साल 5 हिंदी के, 10 अंग्रेजी के, और कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 25 लोगों को सिलेक्ट करते थे। उसके बाद 1 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग होती थी। हमारा टाइम्स का ट्रेनिंग सेंटर जो होता था उसको हेड करते थे पतंजलि सेठी। वो लंदन मिरर में काम किए हुए थे। अपने समय का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो पत्रकारिता का था। तो उसमें कई लोग आए थे जो IAS, LID वगैरह, IPS वगैरह छोड़ करके आए थे, कई लोग जिन्होंने पत्रकारिता अपनाई। तो उसी में जो टाइम्स का पब्लिकेशन था, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद धार्मिक होता था, नवभारत टाइम्स होता था, दिनमान होता था, माधुरी होती थी, सारिका होता था, अंग्रेजी में इलस्ट्रेटेड वीकली होता था, टाइम्स ऑफ इंडिया आपके बंबई का होता था, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली का होता था, फिर फेमिना था, फिल्म फेयर था, साइंस टुडे था, अनेक सारे उसी ग्रुप की पत्रिकाएं थी। तो 1 साल ट्रेनिंग के बाद इसमें
जो एडिटर्स थे उनके चॉइस के अनुसार कि हम इस व्यक्ति को लेंगे, पोस्टिंग होती थी। तो उसमें हम लोगों ने आवेदन किया। फिर दिल्ली में मैं गया, सामने तो देखा मेरा नाम था, तो बनारस से मैं ही था। फिर अच्छा भी लगा। नेक्स्ट डे इंटरव्यू था वहाँ। तो इंटरव्यू में हमारे वक्त अक्षय कुमार जैन थे, उसके बाद अगे जी। अच्छा। तो अक्षय कुमार जैन थे, गिरिलाल जैन थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, रघुवीर सहाय थे, कई पब्लिकेशंस के लोग वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में थे। फिर वहाँ के जनरल मैनेजर भी थे। तो हमें अभी भी याद है, उन्होंने पूछा सबसे पहले मुझे, अक्षय कुमार जैन जो नवभारत टाइम्स के हेड थे, कि भाई तुम्हें कितना नंबर आया होगा बताओ। तो मैंने कहा मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो ट्राई किया हूँ, लिखा हूँ, बहुत विनम्रता से 2-3 बार कहा। फिर इंसिस्ट किया उन्होंने, नहीं तुम बताओ जरा। मैंने कहा सर मिनिमम 60% तो होगा ही। तो कहा बहुत मॉडेस्ट हो। तो कहा कि ठीक है, सबका इंटरव्यू हो गया, कि सूचना चली जाएगी जिसको। तो लगा कि चले आए, पर होगा नहीं। पर अंततः मेरा कॉल आ गया उसमें, और फिर बंबई का हुआ। तो भाई बंबई कैसे जाया जाए। तो कितने अध्यापक स्नेह करते थे। देखिए, व्यक्ति की यात्रा अकेले नहीं होती, परिवार होता है, समाज होता है, और मित्र होते हैं। तो हमारे प्रोफेसर बनर्जी ने और प्रोफेसर BR गुप्ता होते थे, उन्होंने टूर बनाया बंबई का हम छात्रों के लिए। अच्छा। कि आप लोग टूर में चलो। मेरा इंटरव्यू था, किसी और का इंटरव्यू नहीं था, पर कहा पत्रकारिता में ये टूर का प्रोविजन था कि आप लोगों को बंबई दिखाएंगे। तो बंबई पहुंचने के बहुत पहले कल्याण स्टेशन आता। आज भी जब मैं गुजरता हूँ तो मुझे वो याद आता है। कल्याण में देखा तो मेरी कल्पना हुआ कि न्यूयॉर्क, पेरिस शायद ऐसा ही होगा। फिर वहां से हम लोग कैसे दादर गए, VT गए, कहाँ हम लोग ठहरे। अगले दिन इंटरव्यू था, हमको हमारे अध्यापक ही ले गए, तो नीचे से बता दिया, उनको अलाउ नहीं किया। मैं इंटरव्यू देने गया तो उसमें खुशवंत सिंह, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, श्यामलाल द ग्रेट एडिटर जो टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट, हाँ, फिर माधुरी के संपादक होते थे आपके अरविंद जी, वो थे। फेमिना की होती थी बिमला पाटिल, फिल्म फेयर के होते थे BK करंजिया, RK करंजिया के भाई, उनकी बेटी हमारे साथ वो भी थी, उसका भी सिलेक्शन हुआ था। और RK लक्ष्मण के लड़के का भी हुआ था, वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग जर्नी थे। तो इस तरह से लोग इंटरव्यू में थे। तो हम सब नर्वस लोग जाकर के, ये इतने बड़े नाम थे हमारे समाज, पर बड़े अच्छी तरह से इंटरव्यू वगैरह हुआ। अंत मेरा सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो मैंने कहा जाए तो हमारे परिवार में एक फूफा लगेंगे, फ्रीडम आजादी की लड़ाई में वो नेशनल हेरल्ड में काम करते थे, दयानंद सिंह। वो हमारा जो आगे का एक पटीदार ही लोग दूर के लगेंगे। तो वो आते थे, तो हमारे पिताजी उनसे अच्छी तरह से उनका वो था, संबंध था। और वो तो हमने कहा कि मैं उसी पेशे में जा रहा हूँ। तो फिर भी लोगों का परामर्श रहता था कि भाई सुरक्षित जीवन देखना ही चाहिए, हम सबका रहता था। तो और भारती जी ने मेरा सिलेक्शन किया कि तुम यहाँ रहो। और धार्मिक में सिलेक्शन होना तो उन दिनों 7 लाख प्रति सप्ताह बिकता था। पहली स्टोरी छपी BHU पर मैंने लिखा था, आपातकाल में। पर उससे इतने लोग जहां मैं जाता था। आज भी मैं जब प्रभात खबर में आ गया और काफी हुआ, तो रविवार में भी काफी मैं लिखने वाला पत्रकार रहा। कि क्योंकि आप जानते हैं कि जब अखबारों में काम करते हैं और रविवार में रहा या धर्मयुग में रहा या अखबार में, तो मूलतः लिखना काम नहीं होता, तो संपादन काम होता है और पत्र निकालना। लेकिन मैं साथ साथ ये सब काम दायित्व निर्वाह करते हुए लिखने की आदत। तो ये सब भारती जी वगैरह, गणेश मंत्री जिनसे मैंने बहुत सीखा, ये सब हमारे विश्वनाथ जी आज जो बाद में धर्मयुग के भी संपादक बने, नवनीत के हैं। और नारायण दत्त जी जिनको कम लोग जानते हैं, नवनीत के संपादक रहे। वो मूलतः कन्नड़ भाषी और HY सरदा प्रसाद के छोटे भाई। हम लोग जहाँ रहे वो घर आते थे हमारे, अविवाहित थे, 5-7 भाषाओं पर उनका कमांड था। इतने नैतिक पुरुष, इतने मतलब जो हम लोग ऋषियों की कल्पना सुनते हैं ना, अध्यापन में, अध्ययन में, और अपने को कैसे नेपथ्य में रखना है, तो वो सब बड़े मेरे जीवन के प्रसंग है। तो ऐसे लोग जीवन में रहे जिनके कारण हम सब लोग थोड़ा, तो मुझे भी लगा कि पत्रकारिता में रहना चाहिए। तो मैं पत्रकारिता में रहा 5 वर्ष। फिर बंबई में मेरा मन, वो भीड़ में रहना मुझे सुकून नहीं देता था। एक प्रश्न होता था कि आर्थिक सुरक्षा का भी देखना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि शुरुआत 350 रुपए से हम लोगों ने की, फिर वो हमारे छोड़ते छोड़ते 650 रुपए तक गया। भारती जी नहीं चाहते थे कि मैं छोड़ूं, तो उन्होंने मुझे बहुत मना किया। पर मैं कहा नहीं सर, एक बार मैं छोड़ता हूँ। तो
गणेश मंत्री वो भी नहीं चाहते थे। फिर मैं हैदराबाद चला गया जी। बैंक में। हाँ। तो हैदराबाद में बैंक में रहा, 1-1.5 साल रहा। तो भारती जी का भी फोन आता तो वहां से भी मैं लिखता था, नाम बदल करके। और 1-1.5 साल रहा तो उदयन शर्मा और एसपी सिंह आते थे। एसपी सिंह से भी एक बार मेरी मुलाकात हुई, जब रविवार छोड़ दिया था, धार्मिक छोड़ दिया था, तो मैं असम आंदोलन को कवर करने के लिए गया था। छात्रों का आंदोलन था, असम मूवमेंट बड़ा अपने देश का लैंडमार्क मूवमेंट रहा 1980 में। तो लौटा तो कहे कि तुम क्यों छोड़ दिए, तुम आ जाओ, रविवार में आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है सर, हमसे 5 वर्ष सीनियर थे, धार्मिक में ही काम किए थे वो और उदयन शर्मा दोनों। तो हमने कहा ठीक है सोचेंगे। तब तक बैंक में था। फिर बैंक में से तबादला करा करके पारिवारिक रूप से मैं पटना आ गया था 81-82 में, पर मन नहीं लगा। तो बैंक में आने से स्वाभाविक है कि एक पिता वगैरह को सुरक्षित नौकरी कंपनी है, बेहतर है रही। तो मैं किसी को बताए बगैर, पत्नी को सिर्फ बताया, उनका सपोर्ट रहा, जो होना है होगा। उनका जीवन का बड़ा फिलॉसफी जो क्लियर है कि जो ईश्वर ने लिखा है वही होगा, जो करना है करिए। तो उस रूप में वो हमसे ज्यादा, उनका एमएड में एडमिशन हो गया था, बीएड भी वो फर्स्ट क्लास की थी, और दोनों छोटे थे, बहुत बच्चे। मैं लगभग उनको अकेले छोड़कर पटना में दोनों बच्चों को संभालना, बीमार पड़ते थे तो रिक्शे पर होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाना, ये करना, वो सब करते थे। तो मैं चला गया कलकत्ता रविवार में गया। तब तक एसपी सिंह जा चुके थे नवभारत टाइम्स में, और उदयन शर्मा संपादक बने। तो हम और उदयन जी एक ही कमरे में लगभग 6 महीने तक होटल में रहे। और मूलतः रविवार को जो भी काम करना होता था, हमारे वरिष्ठ थे वहाँ, योगेंद्र कुमार लल्ला जी, राजकिशोर जी भी थे, पर वर्चुअली बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता था। जो सारा, उदयन जी ज्यादा समय दिल्ली में रहते थे। वो ना तो फाइनेस्ट मतलब रिपोर्टर्स वगैरह, और इंसान के रूप में बहुत बढ़िया। मुझसे व्यक्तिगत संपर्क सबका बहुत अच्छा रहा। तो रविवार में भी काम करते हुए मैं लगभग बिहार में जितने मैसेकर्स वगैरह हुए उनकी कवरेज भी करता था। और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी, चंद्रशेखर जी भी, उन दिनों हमारे गांव की स्थिति वही थी। तो चंद्रशेखर जी की पहल से कितना बदला, बाद में नीतीश जी की पहल से बिहार वाला जो इलाका है कितना बदला, इसके बाद योगी जी ने यहाँ अद्भुत काम किया। तो आज ये स्थिति है कि हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा उससे बहुत बेहतर हो गए। अभी बहुत कुछ होना बाकी, पर इतने लोगों के योगदान से ये सब चीजें हो सकी। रविवार में मैं था, उसी वक्त आपको याद होगा कि मुझे अक्सर ये चीज बेचैन करती थी कि भाई पत्रकारिता का मकसद जो हम सीखते हैं, क्या छोटी जगहों पर जाकर उसके अनुसार जनमानस बनाने में काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन शुरू किया था उससे प्रभावित होकर हम लोग पत्रकारिता में आए थे। संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण बदलाव का, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा उस वक्त इशू था, और हम सबको दिखाई देता था कि भ्रष्टाचार होने की वजह से क्या स्थिति खराब होती है। तब तक इसने महामारी का रूप नहीं लिया था, और संक्रामक रोग नहीं बना था, कैंसरस नहीं बना था। तो और एक नैतिक था, और जयप्रकाश जी जैसा व्यक्ति आह्वान कर रहे थे। उन्होंने 72-74 में कहा था कि संपूर्ण बदलाव चाहिए। संथानम कमेटी को उन्होंने याद दिलाई कि जब नैतिक पतन शुरू हुआ पंडित जी के जमाने से, तब जेपी ने मांग की थी कि भाई पब्लिक लाइफ में किस तरह से एक ईमानदारी का माहौल रहे, वो कोशिश होनी चाहिए। संथानम कमेटी बनी, लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर थे, उसमें जेपी ने डिपोज किया, जेपी ने कहा कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हीं दिनों जयप्रकाश नारायण मुसहरी में गए। मुसहरी वो ब्लॉक है जहां पहला नक्सल मूवमेंट बिहार में हुआ। ये 70-72 के लगभग की बात है। जयप्रकाश जी उन दिनों वहां आपके देहरादून में तबीयत सही नहीं रहती थी, तो आराम कर रहे थे। तो वो सपत्नी साथ थे और सर्वोदय में थे ही। तो वहां से कार्यकर्ता ने लिखा कि हम लोगों को धमकी दी गई है कि आपको मार दिया जाएगा नक्सलियों द्वारा। अब आप आज कोई याद नहीं रखता, जेपी अपनी पत्नी के साथ उस स्थिति में उस जगह गए, उस मुजफ्फरपुर के उस गांव में, और स्कूल में रहे जहां बाथरूम वगैरह नहीं था। और प्रभावती जी किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती थी, गांधी जी की वो एक तरह से अडॉप्टेड डॉटर जैसी थी, खुद उनकी क्रांतिकारी पृष्ठभूमि थी। तो मुसहरी गांव में गई और जेपी ने रहकर वहां काम करना शुरू किया, नक्सलाइटों से मिले, बातचीत की। ही वॉज द फर्स्ट एंड रेयरेस्ट पॉलिटिशियन। बाद में चंद्रशेखर ने ऐसा बहुत काम किया।
तो नक्सलाइटों से बातचीत के बाद उनकी एक बुकलेट है जो आज देश याद नहीं करता, आमने सामने, फेस टू फेस, अंग्रेजी में लिखी थी, फिर आमने सामने। उसमें कहा उन्होंने कि जब मैं गांव में काम देखता हूं, स्कूल का, बाकी सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का या राजनेताओं के बारे में सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि नक्सलाइट जो कर रहे हैं वो हिंसा को छोड़कर बाकी उनका विरोध जायज है। हिंसा इसलिए मैं गलत मानता हूं कि हिंसा से कोई समाधान नहीं होगा, हिंसा से हिंसा ही पैदा होगी। तो ये मॉरल करेज जेपी में था। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ते थे, तो इनका असर हमारे दिमाग पर रहता था बराबर। और जो ये बिहार वगैरह में होता था उन दिनों, उसका भी असर रहता था। तो हमारी बड़ी इच्छा हुई। उसी वक्त वीपी सिंह का मूवमेंट हुआ, तो वीपी सिंह के मूवमेंट में कुछ हमारी पत्रिका का भी स्वर बदला। तो मुझे लगा मैं उन लोगों में नहीं हूं जो रह कर कहें कि भाई आप ये इस ढंग से करते हैं, क्योंकि ये संपादक अधिकार होता है और हमारे संपादक बहुत अच्छे थे, लेकिन विचार तो अलग हो सकते हैं। तो पूरे सम्मान के साथ मुझे लगा कि मैं क्या करूं। उन्हीं दिनों उसकी भी एक लंबी कहानी, एक बंद प्राय अखबार बिहार का, उसका मुझे प्रस्ताव आया। वो लगभग आत्मघात जैसा प्रस्ताव था, क्योंकि बहुत मैंने मना किया, लेकिन अब लगता है शायद नीति थी। वो एक लंबी कहानी है और लगभग मैं 6-8 महीने तक मना करता रहा। मेरे कारण फिर उनका मैनेजमेंट बदला, तब मैंने सहमति दी। अच्छा, तो वो एक लंबी कहानी है कैसे मैं सहमत हुआ। जब पहली बार देखा तो मैं पूरी रात जगा रहा कि फ्यूचर मेरा क्या होता। मैंने अपनी पत्नी से शेयर किया, चलिए जो भी होगा देखा जाए। तो वर्चुअली वहां पर हम लोग आकर काम किए। 250-300 कॉपी होती थी, लगभग बंद था। उसकी मशीनरी से लेकर सब चीजें आउटडेटेड थी, प्रिंटिंग मशीन, मैंने इट वाज इम्पॉसिबल टास्क लगभग। पर शायद नियति में ये था। अब मुझे लौट कर देखने से लगता है आज की तारीख में उतना कठिन कोई चुनौती का है तो शायद उम्र की वजह से भी लेने में कठिनाई होगी, पर वो इस कारण कर सका। मैं लौट कर देखता हूँ क्योंकि मैं गांव से आया था, गांव में संकट देखा था। यहाँ जब आप रहते थे रात में बाढ़ में, नीचे पानी की वो लहरें रात में तेज हो, तूफान जैसी स्थिति हो, बारिश हो, तो इससे बड़ी कठिनाई क्या होगी। पेड़ पर आपको सांप भी दिख रहा है, वो मेढक भी दिख रहा है, बिच्छू भी लटका हुआ है, अब जो आप कहते हैं ना नीलगाय घोड़ास, वो सभी दरवाजे पर है, कुत्ते भी पड़े हुए हैं, कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा है। एक बार का मैं लास्ट में देखा था बाढ़ में, हिरन था। अच्छा, कल मेरे बड़े भाई बता रहे थे कि 48 में पहली बाढ़ आई थी, ये घर बनने के कुछ ही वर्षों बाद, 5-7 वर्षों बाद, कि वो बाढ़ तो अद्भुत थी। उसमें जयप्रकाश जी कैसे इधर से घूमते हुए गए, वो लॉन्च से तो देखा उन्होंने, तो कैसे 100 आकर के घरों पर ऐसे लग जाते थे, कैसे इसे सांप वगैरह सब ऐसे पड़े रहते थे। तो उस परिवेश से निकले थे, शायद उसने ताकत दी होगी। फिर लगा कि बहुत होगा, तब एक माहौल होता था। आशीष, इस गांव ने मुझे, मैं जो भी कुछ कर सका उसके पीछे गांव की ताकत थी, गांव के उस मानस की थी। मैं देखा था इस गांव में कि क्या होगा, वस्तु तो बेरोजगार हो जाएगा तो गांव आ जाएंगे, तो गांव में हमारे परिवार के लोग कम से कम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसको हटाओ निकालो, रहेंगे गांव में, जी लेंगे, गांव में जी लेंगे। ये एक शायद अपरोक्ष रूप से मेंटल एश्योरेंस का माहौल होता था। तीसरा ये होता, देखता था बहुत सारी विधवाओं को देखा था, अकेली विधवाएं महिलाएं गाँव में रही और कोई घटना नहीं हो रही थी। तो गाँव लौट जाएंगे, क्या हो। और आज भी अब गांव में हमारे घर में कोई रहता नहीं, हम लोग आते हैं तो घर खुलता है। और गांव की उस वक्त की स्मृतियां बहुत हैं, तो लोगों के स्वभाव का, आत्मीयता का, संवेदनशीलता का, और प्रकृति को भी। मुझे जब मास्टर साहब रात को उठाते थे पढ़ने के लिए, तो रात में जो मैं कभी कभी घोर अंधेरा देखता था, बिल्कुल जिसे आप कहते हैं जब बिल्कुल अंधकार जो, हाँ, और उसमें जाड़े के दिनों में जो खेखर, एक हम अपने यहाँ कहते हैं स्यार, उनकी जो आवाजें, डरावनी आवाजें, फिर पूर्ण चांद होता था, तो यहाँ से वहां तक पेड़ दिखते थे और आगे कुछ था ही नहीं, बिल्कुल मीलों तक वो सब दृश्य मेरे दिमाग में रहते हैं। बिहार में एक मंत्री हुए डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, बड़ा पारिवारिक संबंध हमारे परिवार से, हमारे पिता से, हमारे बड़े भाई से, बड़े मतलब भोजपुरी के भी बहुत बड़े वो जानकार थे। तो बहुत बाद में उन्होंने, भोजपुरी में हमारे यहाँ लिखते हुए थे, बहुत बाद में उन्होंने एक लेख लिखा, कहाँ गई मोर गाँव रे। वो इतना सुंदर लेख था कि मेरे परिवेश में ध्यान में आज भी रहता है। फिर अपनी माँ के बारे में लिखा, कैसे इस गांव में जो ये पश्चिमी संस्कृति आ रही है, तो भीड़ में भी उस सामूहिक परिवार में जब एक मतलब जो एक भाव रहता था, वो कैसे अकेले होती जा रही हैं। तो वो माहौल था जो बड़ी ताकत दिया कि पीछे यह वर्स्ट होगा तो यही ना होगा। एक चीज मैं रोकूंगा यहाँ पे कि जब आपने प्रभात खबर ज्वाइन किया
बहुत सारी खबरें आपने रिपोर्टिंग किया उसमें, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको आपने उठाया और उसका बड़ा संज्ञान लिया गया। छोटे छोटे लोगों की समस्याओं को आपने बड़े विस्तृत तरीके से उठाया। तो उस दौर में, उस समय में, जब एक तरह से कहा जाए कि सत्ता और शासन के विरुद्ध एक आवाज़ उठ रही थी, आम आदमी की आवाज़ बन करके आप उठ रहे थे, तो उस आवाज़ को चुप कराने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए क्या किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का इस तरीके से आपको ऊपर से कोई प्रेशर कि मतलब इस तरह की खबरें न चलाइए या जैसे आंदोलन न चलाइए अपने अखबार में, कभी ऐसा होता था उस दौर में? दो चीजें बड़ी स्पष्ट थी आशीष। मैं क्यों उस अखबार को काम करने के लिए चुना था, उसके पीछे मानस ये था कि जो कुछ संपूर्ण क्रांति के मकसद को हम लोग सुनते रहे हैं वैसा समाज बने, इसमें पत्रकारिता की भूमिका क्या हो सकती है। ये कारण था जिससे शायद मैं धार्मिक छोड़ करके भी लगा कि मैं कुछ और करूं, तो मैं बैंक में चला गया। बैंक छोड़ करके भी उस वक्त एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया, मेरी जो रिजर्व बैंक के उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और रिजर्व बैंक के हमारे सिलेक्शन बोर्ड में मिस्टर नाडकर्णी ICS थे, वो इंटरव्यू बोर्ड के वो थे और कैटेगरी 2 के ऑफिसर से मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस वक्त जब मैं आ रहा था प्रभात खबर, उसके कुछ दिन पहले, पर वो भी किसी को घर में नहीं बताया और जब प्रभात खबर ज्वाइन किया वो भी नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को बताया। ज्वाइन करने के बाद लोगों ने जाना, तो मेरे परिवार के भी रांची में लोग रहते थे, उन्होंने कहा इसका कोई भविष्य नहीं है, सही खत्म हो जाएगा। मेरे सारे, क्योंकि वो अखबार बंद प्राय था तो सबको स्वाभाविक था, मेरे सारे लोग शुभचिंतक थे जो कहते थे नहीं चलेगा। तो जब ज्वाइन कर लिया, मानस बना लिया कि यही काम करना है, तो आकर के सारे स्टाफ को मैं संबोधित किया और उससे लेकर के बाद तक बड़े बड़े देश के अखबार वहां सारे आए, भाई जिसको जहां अवसर मिले आप जा सकते हैं, पर यहाँ रहे तो हमको ऐसे काम करना, उसका एक अनुशासन क्या हो सकता है, किस तरह हम बेहतर काम करें, इसका माहौल बनाना शुरू किया मुझे में। और प्रभात खबर ने सिर्फ ये नहीं किया, जितनी स्टोरीज प्रभात खबर में छपी पशुपालन घोटाले से लेकर के और बाद के दिनों तक जब झारखंड बन जाने के बाद, सब में कन्विक्शन हुआ IAS अधिकारियों का, बड़े राजनेताओं का। उसने नेशनल पॉलिटिक्स पर असर डाला, उसने गृह राज्य मंत्री एक हुए थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, एक नहीं हजारों चीजें हुई। तो पर्सनल कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, पर जब पहली स्टोरी हम लोगों ने ब्रेक, उसकी भी पृष्ठभूमि है। एक दौर आया जब जिस हमारे औद्योगिक समूह ने उसको लिया था, वो यही एक मैंने अनरिटन शर्त थी कि भाई जो भी थोड़ा बहुत वेतन वगैरह का होगा वो हम लोग सपोर्ट करेंगे, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ये कोर बिजनेस नहीं है। इन लोगों ने इसका अधिग्रहण किया था, उनका संबंध हमारे पूर्व मालिक जो रहे होंगे उनसे था। तो हमने भी कहा ठीक है। तो हम प्रबंधन शुरू में मैं अच्छा हमारा मानता हूं कि बड़ा साफ वो थे, हम लोग के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे लास्ट से लेकर अंत तक, तो बड़े हेल्दी रहे, बड़े ओपन रहे। और तब हमारे समय जो उसके वो होते थे चेयरमैन बसंत कुमार झावर, वो बड़े विजनरी आदमी, मतलब लगातार कैसे कुछ नया किया जा सकता है इसमें बहुत डिस्कस करते थे और कहते थे। उनके छोटे भाई थे जो LK झावर, लाली बाबू हम लोग कहते थे, वो ग्राउंड वर्क कैसे प्रैक्टिकली एक अच्छी तरह किया जा सकता है। तो इन दो लोगों का इस रूप में मुझे को भले पूंजी का बहुत सपोर्ट नहीं था, लेकिन ये मेंटल सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट हमेशा था। और विजन का एक बड़ा रोल होता है चीजों को करने में, और हमारी ये पृष्ठभूमि थी। तो हमने अपने सारे लोगों को बैठाकर कहा कि देखिए, एक घटना से मैं आपको बात स्पष्ट करूं कि 89 में मैं वहां गया था। 89 में चुनाव होने वाले थे, तो वहां का सबसे बड़ा अखबार होता था रांची एक्सप्रेस, जो 1 लाख से अधिक बिकता था। अच्छा। रांची शहर में, वेल एस्टेब्लिश, बहुत पुराना। आप जमशेदपुर में चले जाए तो वहां उदित वाणी होता था, वेल एस्टेब्लिश, बहुत बड़ा। धनबाद में आवाज होता था। इन तीनों के साथ आज सबसे बड़ा अखबार था, उन दिनों 1 रुपये में बिकता था, इन तीनों जगहों से छपता था। उसके बाद बंगला अखबार बहुत आते थे। अच्छा। फिर बिहार से पटना राजधानी थी तो हिंदुस्तान वगैरह बहुत जाता था। तो किसी नए अखबार के लिए बाजार में गुंजाइश नहीं थी। तो मैं ज्वाइन करने के साथ ये बात समझ लिया। 3-4 चीजें हमने की। उसी वक्त मैंने कहा कि ये मैनेजमेंट को भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इनका प्रोफेशन नहीं। तो हमने राय दी कि आप किसी बढ़िया अखबार जगत के जानकार को एकत्र करें, ढूंढे। तो उन्होंने कहा आप भी मदद करें। तो हम लोगों ने चुना एक व्यक्ति को जो अमृत बाजार पत्रिका में बहुत पद पर थे, बड़े पद पर थे और मैनेजमेंट के बड़े जानकार थे। बाद में वो आशीष जी एक IIM के डायरेक्टर हुए। अच्छा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना करके दी कि ये अखबार जितना जल्द बंद कर दिया जाए बेहतर है, विच आई एग्रीड। अच्छा। हाँ। फिर
मैनेजमेंट से मैंने कहा, तो मैंने कहा कि हम लोग कोशिश करें। मैनेजमेंट ने कहा कि आप क्या? हमने कहा कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बट यू मस्ट नो कि हम इस हालात में हैं। तो देवर ऑल्सो मतलब अच्छे बिजनेसमैन रहे, तो उनको स्पष्ट सी चीज है। तो इस समझ के साथ तो हमने कहा पहला कदम हम करें कि हम जो भी सक्सेसफुल रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मैं गया, केरल गया, मैं बम्बई गया, मैं आंध्र गया, इनाडू को देखने के लिए, मलयालम मनोरमा को देखने के लिए, महाराष्ट्र टाइम्स जहाँ मैं काम करता था टाइम्स ग्रुप में, वो देखने के लिए, गुजराती अखबार देखने के लिए जन्मभूमि, बंगला अखबार आनंद बाजार पत्रिका 3.5 लाख बिकता था, उस संस्थान में काम किया था, वो सब देखने के लिए कैसे इन लोगों ने शुरू किया और क्या इनके यूएसपी है, वो सब देख करके मैंने बड़ी रिपोर्ट एक बनाई कि हमारा रास्ता अब क्या होगा। और उस ढंग से उन्हीं दिनों जब चुनाव का माहौल था, तो एक व्यक्ति आए दिल्ली से जिन्होंने कहा कि मुझे हरिवंश जी से मिलना है। तो सबसे पहले वो गए थे रांची एक्सप्रेस में, तो रांची एक्सप्रेस के संपादक थे, वो उनके साथ आए मुझसे मिलाने के लिए। तो वो आते ही उनके साथ बैठ करके वो कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आ गए? तो अखबार चलना नहीं है। रांची एक्सप्रेस संपादक, अच्छा, और मुझे कह रहे हैं कि वो चलना नहीं है, और एक नए व्यक्ति बैठे हैं, तो आप मानस समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, हमने कहा कोशिश एक बार हम लोग करते हैं। लेकिन ये बातें लगती थी हम लोग गाँव के लोग थे कि इन चीजों का सृजनात्मक रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए। तो अखबार के बाजार में सबसे नीचे थे हम। अखबारों का वहां मैं अखबारों की क्या उपस्थिति और उनकी ताकत और पहुंच क्या थी, मैंने विस्तार से आपको बताया। और ये बिहार तब अनडिवाइडेड था, पर बिहार में क्योस की शुरुआत हो गई थी। कांग्रेस का अंतिम राज था, उसके बाद लालू जी आए जो और बढ़ा। तो पशुपालन घोटाला वगैरह जैसे घटनाएं वाकिफ थी। तो 91-92 आते आते हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए हम लोग आर्थिक संकट में आ गए। आपको याद होगा देश आर्थिक संकट में आ गया था कि हम लोगों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। 93 रहा होगा शायद, नहीं कर पाएंगे। अब बड़े अच्छे समझ से हम लोग एक दूसरे गुड फेथ में कि ये संकट आ गया, तो हमने बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने आकर अपने दफ्तर में बताया, हमने कहा कि आप लोग भी आकर बताएं। तो हमारे उस वक्त जो थे जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप के लाली बाबू आए हमारे चेयरमैन के कहने से। मैंने चेयरमैन को बताया था और कहा कि आइदर यू सिंक और स्विम ऑन योर ओन। ये उनका फ्रेज था जो आज भी याद है मुझे। सारे अखबार के दफ्तर के लोगों को मैंने इकट्ठा किया था। फिर मैंने कहा कि अपनी नीति हमें तय करनी है, और हम लोगों ने पत्रकारिता को कहा कि मैंने अपने साथियों से कि भाई देखिए अब हमारी नीति हमारे हाथ में है, और हम ये वो सरकारी मानस की किसी ने अखबार ले लिया तो पैसा दे, और पैसा आप खुद नहीं कमाएंगे तो आपको राहत क्यों कोई देगा? कब तक सरकारें राहत दे करके जनता का पैसा लेकर? पब्लिक सेक्टर में हुआ क्या कि पब्लिक सेक्टर जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं है, पब्लिक सेक्टर्स को सरकार ने बेहतर बना करके सक्षम हाथों में सौंप दिया, उसको अपनी अकर्मण्यता, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार से हमने खत्म किया, और उसके बाद आप ऊपर से जनता से पैसा मांगते हैं कि और उसको चलाने के लिए दिया जाए। क्यों दिया जाए? ये मानस मेरा बड़ा क्लियर था। हमने कहा कि हम लोग अपने पैर पे खड़े हो। ये दूसरा संकट था ज्वाइन करने के बाद। तो उस वक्त मैंने अपने चेयरमैन से कहा, श्री वसंत कुमार जौहर से, कि फिर आप मुझे, मैं कोई वैसा काम नहीं करूंगा जो अखबार को संकट में डाले, और हमारी यात्रा बिल्कुल दूसरे पथ से होगी, तभी हम कायम हो सकते हैं। हम प्रशासन से लेकर बाकी भ्रष्टाचार पर जो कुछ हो रहा है वो सब हम उजागर करेंगे, साथ में समाज को आगे ले जाने का मानस भी बनाएंगे। तो हमें आप छूट दें। बहुत फ्रेंकली बातचीत हमारी होती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम आपको फाइनेंस नहीं कर रहे हैं तो हम इसमें, पर यह एक अखबार कोई निकले तो उसकी एक आचार संहिता हुई तो कोई अपेक्षा करेगा, मैं भी उसकी अपेक्षा करता हूं। तो एक मर्यादा के तहत जो काम हम कर सकते हैं पत्रकारिता सो करेंगे। तब हमने कहा अपने साथियों से कि आप भूल जाइए कि दूसरे अखबार के लोग रोज मार्केट में क्या कहते हैं, या सर्कुलेशन में आप जब जाते हैं सुबह में और आपका अखबार कोई नहीं उठाता, हॉकर्स नहीं उठाते, दूसरे अखबार के लोग दबाव डालते हैं जो पावरफुल अखबार है कि वो अखबार उठाएगा तो अपना अखबार हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा अखबार बिकता नहीं था। तो हमने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, नए ढंग से हम शुरुआत करें। लेआउट पहले हमने बहुत बेहतर बनवाया, आनंद बाजार के ही एक व्यक्ति से। सारे लोगों ने मित्रवत बहुत मदद की, देश के बड़े लेखकों ने मदद की, बिना पैसे के बहुत सारे लोगों ने मदद की। आशीष जी, कुछ हमारे साथ लड़के आए जिसमें हमारे कृपा शंकर चौबे थे, यहाँ से बड़ी मदद इन लोगों की रही। तो मैं ये भी कहता हूँ कि वो टीम ने खड़ा किया। तो पहला, जैसे मैं आपको डिफाइनिंग मोमेंट कहूं तो सिर्फ ये मतलब समाज में जो कुशासन था, जो अपराध था, वही नहीं, अच्छी स्टोरी सबसे पहले फोकस किया कि जो बच्चे अच्छा करते हैं उन पर हम फोकस करें। हमने कहा कि पत्रकारिता का आज केंद्र कौन है? पत्रकारिता के केंद्र है पावरफुल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स,
नेता या बड़े उद्यमी, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द जो खबरें होती हैं रोजा बनाते हैं जी। फोकस बदलिए। तो हमने पहला फोकस बदला कि छात्र जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसान जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन पर 2-2 पेज, 1-1 पेज डालना शुरू किया। वो वर्ड्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है जिसने बहुत मुझे प्रेरित किया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम पहली बार मैंने शायद अपने ही घर में, पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रशंसकों में थे, तो जब नेहरू जी नहीं रहे तो एक पत्रिका, सरकारी पत्रिका छपी थी एस्पेन, तो वो घर में उनके उसमें रखी थी, मैं पढ़ा उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी जो नेहरू जी की शायद टेबल पर रखा रहता था, उसका उल्लेख था। Woods are lovely, dark and deep, but I have promised bells to go before I sleep. But I have promised bells to go before I sleep. उसी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और कविता मुझे मिली जिसमें ये था, जिसका भाव हिंदी में कि जब हमने जीवन शुरू किया तो 2 रास्ते थे। एक रास्ता था जो यहाँ से बलिया जाने वाला सब लोग गए, एक था दूसरे रास्ते से मैं जाना चाहता था जहाँ कोई रास्ता ही नहीं बना हुआ था, यहाँ पहाड़ थे, जंगल थे, सांप थे, अनिश्चितता थी, संकट थे, पर मैंने उसी रास्ते को चुना बलिया जाने के लिए। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। एक नया रास्ता हमने ढूंढ डाला। तो हमने कहा अपने साथियों की जो पत्रकारिता का परंपरागत स्वरूप है उसको भूल जाइए, नया स्वरूप हम बनाएंगे, नए ढंग से हम काम करेंगे और खबरों का पैमाना बदलेंगे। मैं कैसे बदला, पहली चीज मैं आपको बता दूं तो उसके साथ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे 89 के चुनाव थे, मुझे आज भी नाम याद है, कुसुम नाम की एक महिला रांची में हवाई नगर में रहती थी। हवाई नगर यानी एयरपोर्ट। अच्छा। और बिहार का प्रमुख इलाका पटना के बाद तो रांची ही था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सारा उसी इलाके में था। तो वहाँ अराजकता की स्थिति हो गई थी कि दिन दहाड़े 2 बजे दिन में उसे घर डकैती हुई। वो विधवा थी, 2 अपनी बच्चियों के साथ रहती थी, जो भी अभद्रताएं और हुई। तो उस महिला की खबर आई तो सामने में बैठता था। हम लोगों का 1.5-2 दशक तक तो ये रहा, भूल गए छुट्टियां क्या हैं। लगभग 9 बजे दफ्तर जाना और रात 2-3 बजे तक काम करना। हमने जब आर्थिक संकट देखा तो हम सेकंड क्लास से यात्रा करते थे, बस से यात्रा करते थे, और ये कभी मैनेजमेंट से हमने वो नहीं किया कि हम उपकार कर रहे हैं आपकी संस्था में आकर यात्रा करें। वो शायद वो अनुशासन गांव से सीखा था कि चादर उतना ही जितना कि पैर है। तो हमने कहा कि अपने खर्चे को हम लोग घटाएं, और भी बहुत तरह के खर्चे घटाए। जो रील बचता था न्यूज प्रिंट का, उसका कैसे हम इस्तेमाल करें रफ कागज के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो देयर आर लॉट ऑफ इनोवेटिव अप्रोच जो मैनेजमेंट में मैं लाया। एक एक व्यक्ति को पत्र लिखता था कैसे काम करना है, पेपर तक वेस्ट ना हो, फोन कॉल का कैसे उपयोग हो। वो शायद गांधी जी से सीखा। गांधी जी का जो लिटरेचर पढ़ा था उससे सीखा कि कैसे ऑस्टेरिटी मेजर हमारी होगी। हमें किसी ने मैनेजमेंट के व्यक्ति ने नहीं बताया। मैं समझता था कि अगर हम अर्न नहीं किए तो कोई नहीं चला सकता, क्यों चलाएगा, नहीं भी चलाना चाहिए। मैं नैतिक रूप से विश्वास भी करता हूं। तो मैं ये सब सारी वित्तीय अनुशासन से लेकर, और जब मैं वहां ज्वाइन किया कभी पैसे की मांग नहीं की। जो मुझे आनंद बाजार में मिलता था उससे उन लोगों ने 1000 रुपए बढ़ा करके मुझे दिया वेतन में। और दूसरा काम किया, एक 3rd हैंड गाड़ी मारुति वैन की दी। उसी से रात में मैं स्टाफ को भी छोड़ता था। अच्छा। और एक वो होता था शहरों में चलता है ना जिससे हम लोग यात्रा करते हैं, वो टेम्पो एक टेम्पो था, एक ये गाड़ी थी, और शहर से बाहर हमारा दफ्तर होता था। और उन्हीं दिनों मुझे था कि कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन करना है, क्यों हमें बढ़ाना है, हमें इसका एडिशन बिना बढ़ाए हम नहीं पाए। टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा मैं कॉन्शियस था। तो पहली स्टोरी की जो डिफरेंट, तो हमने कहा कि वो रात में बैठा था तो आया कि हवाई नगर में डकैती हो गई। तो मैंने पूछा कि कहाँ लोग है, कि क्राइम की खबर 3-4 लाइन के अंदर जाती है उसमें डाल दें। हमने कहा बिल्कुल नहीं, इसको लीड बनाइए आप। और इसका महत्व मेरी दृष्टि में क्या था वो बताता हूँ आप सामने। लीड बनवाया, और उस पर जो कुछ और मैंने काम था कि कितनी और डकैतियां हो गई यहाँ पर, दिन में कितनी हुई, कैसे हुई, और उसके साथ एक एडिट भी लिखा कि क्या एक अकेली महिला इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, शहर में, मुख्य हवाई अड्डे के पास दिन में भी नहीं रह सकती। ये पहले दिन स्टोरी छपी, सारे बड़े अखबारों से टिप्पणी आई, और सब लोग हंसते कि सब लोग हंस रहे हैं कि जो खबर 2-3 लाइन में जानी चाहिए, तो इन लोगों को अखबार की समझ नहीं। मैं इसके लिए तैयार था, और मैं देख लिया था कि दुनिया में
वो जो कहा जाता है ना कि ग्लोबल विलेज इमर्ज कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी वगैरह पर चीजें मैं बहुत पढ़ता था, पढ़ने की आदत थी। अमेरिकन लाइब्रेरी से भी मेरा संपर्क था, तो कुछ विषयों पर लगातार मीडिया में क्या परिवर्तन हो रहा है दुनिया में, इसमें क्या हो रहा है, मंगाता रहता था। उसने मुझे बहुत ताकत दी। तो उस महिला की स्टोरी मैंने बनाई, उसको फिर नेक्स्ट डे उस पर कुछ और लिखा, अभियान चलाया। मैं आपको इन ब्रीफ बताऊं कि उसका असर ये पड़ा कि वह वहां जो 89 का लोकसभा चुनाव था उसका सबसे बड़ा एजेंडा बन गया। वहां सुबोध खान चुनाव लड़ रहे थे, उसको मुद्दा उन्हें बनाना पड़ा कि नहीं, एक अबला असुरक्षित विधवा महिला अकेले नहीं रह सकती, वैसा शहर हम नहीं चाहते। हम लोग इसको बड़े फलक पर ले गए, एक व्यक्ति की सुरक्षा से, एक महिला की सुरक्षा को जोड़ा समाज की उससे और संविधान से। और राजीव गांधी प्रचार करने के लिए आए तो उनको भी बोलना पड़ा वहां पर। तो इस सूझ की जो ताकत थी वो हम लोगों ने पहचाना। इस सूझ में ताकत होती है, व्यक्ति में नहीं। वो हमारे कारण नहीं बढ़ा, ऐसे अनेक सूझ अच्छे, ऐसे अनेक सूझ गवर्नेंस में चूक के हम लोगों ने पहचाना। अब बहुत लोगों की मदद मिली। टॉप सिविल सर्वेंट्स, ऑनेस्ट, नाम बदल करके हमारे अखबार में लिखते थे। आज तक भी कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो लिखते रहे, जिनका नाम सिर्फ मुझे ही पता है, कोई जान नहीं सका, पर उनकी स्टोरीज ने क्या असर डाला यहां से लेकर दिल्ली का। तो जो अखबार 250-300 बिकता था वो करोड़ों की रीडरशिप तक पहुंचा, उसका 10-11 एडिशन तक पहुंचा। ये संभव हो पाया एक नए फलक पर जाने से, हर क्षेत्र में, चाहे अखबार का विजुअल हो, अखबार का कंटेंट हो, अखबार के आयोजन अलग अलग में। हमने एक चलाया वहां पर भारत की धर, बिहार की धर, फिर झारखंड अलग बन गया, झारखंड की धर, फिर झारखंड के फाउंडेशन डे पर 100-100 पेज का अंक निकालते थे ऑडिट में, भ्रष्टाचार पर अलग सप्लीमेंट निकालते थे हम लोग। तो ये बहुत सारे नए किस्म का प्रयोग जो हम सब लोग कर सके, उसके कारण ये अखबार ने जगह बनाई। बहुत सारे ऐसे इशूज उठा सके जो हम सोचते थे जयप्रकाश जी के आंदोलन के दौरान में, जिन्हें हमें उठाना चाहिए। पत्रकारिता का वो सारी चीजें हम लोगों ने की, उसने खड़ा किया अखबार को, व्यक्ति ने नहीं किया। पत्रकारिता का जो मोटो है कि भाई हम समाज के साथ खड़े होंगे, समाज के जो नीचे तबके लोग हैं। एक दौर था कि जब भी आम आदमी परेशान होता था, जब वो उसको न्यायालय से नहीं मदद मिलती थी, पुलिस प्रशासन से नहीं मिलती थी, कहीं से भी अगर नहीं मिलती थी, तो अखबार के पास हो जाता था और अखबार उस मुद्दे को उठाता था, उसका असर पड़ता था उसके ऊपर। लेकिन आज का जो दौर है, जो परिवर्तन आया, उस पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा। किस तरीके से समाज बदला है, पत्रकारिता का समाज, कि आज हम किसी मुद्दे को लेकर के अखबार के पास हम नहीं जाते। एक दबा कुचला आदमी अब नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अखबार में अगर छप भी जाएगा तो मेरे साथ कुछ उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने वाला नहीं है। तो भरोसा जो है आम आदमी का जो था अखबार के प्रति पहले, वो भरोसा कम हुआ है आज के इस दौर में। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? दरअसल सिर्फ अखबार के प्रति भरोसा कम नहीं हुआ है, समाज में बहुत सारे अंग हैं जिनके प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। मैं दो अपने अखबार की स्टोरी का उल्लेख करूं, जैसे आपको पत्रों की पत्रकारिता कैसी होती है, वो भी एक अलग ढंग से एक नई शुरुआत हमने की। और हम एक प्रसंग जैसे आपको मैं बताऊं, रांची के कुछ दूर बाद बुंडू एक इलाका है, वहां से एक लड़के नौजवान ने पत्र भेजा मुझे, और नक्सल इलाका है। अच्छा। कि मैं क्यों नहीं नक्सली बनूं। अच्छा। पत्र में लिखा था कि मैं यहाँ से पढ़ा, ऐसे पढ़ा, मेरी डिग्री इतनी है, फला डिग्री इतनी है, ऐसा अच्छा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, पर मैं बेहतर विद्यार्थी हूं, ये मेरे रिजल्ट से ऐसा मुझे लगता है। और मुझे इंटरव्यू में, जब भी मैं जेपीएससी में गया, झारखंड पब्लिक सर्विस में, मुझे नहीं, मेरे नंबर इतने कम आए। मुझे इससे भी आपत्ति नहीं, पर जो लोग सेलेक्ट हुए उसमें मेरे बगल के एक व्यक्ति हैं जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, पर ये वहां के, ये फला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई हैं, ये फला पॉलिटिशियंस के भाई हैं, तो मैं इनसे योग्य हूं, कम से कम मुझे ये लगता है। तो अब मुझे लगता है कि क्यों नहीं मैं बंदूक उठा लूं। और नक्सल इलाका था, जो मैं कह रहा हूं, बड़ा नक्सल इलाका था बुंडू। उस पत्र को मैं लिया, और आमतौर से कोई भी स्टोरी पत्रों पर नहीं की जाती जब तक आपके पास फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो पत्र लेकर के मैं बड़े अधिकारी लोग थे, उनसे मैंने निजी, मेरी मित्रता भी थी कुछ लोगों से, बड़े अधिकारियों की बड़ी मदद रही, जो ईमानदार लोग, मैं नाम नहीं कह सकता लोगों का, लेकिन मैं पूछा, उन्होंने बताया कि सर हाँ ऐसा हुआ, कई जगहों पर हुआ, इसमें यही गड़बड़ियां हुई, और कुछ एक डॉक्यूमेंट भी मुझे मिले।
तो मैं उस व्यक्ति का पहले पत्र छापा कि कौन है, मैं नक्सली बनूं। अच्छा। और ये हुआ। पत्रों की पत्रकारिता फर्स्ट पेज पर छापा पूरा। और उसका असर क्या हुआ, लंबी कहानी है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से लेकर सारे मेंबर्स जेल गए, और जितने लोग सेलेक्ट हुए थे उनकी सबकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर हुआ। वो एक न्यायिक चीज अलग है, पर उन लोगों ने अपना वो उनको पुनः रखने का वो प्रोविजन हुआ कोर्ट से। तो जो भी काम हम सब ने किया इतने मुकम्मल तरीके से प्रामाणिक तौर पे, चूंकि कोई निजी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए लगातार धमकियों के बावजूद, शुरू के वर्षों में बहुत धमकी आती थी, जब लोगों को ये लग गया कि धमकियों से परे हैं ये लोग। तो मैं आपको बताऊं, पशुपालन घोटाला वगैरह जो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया, उसके बाद उनके घरों से लोग चिट्ठियां भेजते थे। बाद में चीफ मिनिस्टर के साथ के लोगों ने क्या गड़बड़ी की, उसकी जब चीजें हम लोग छापने लगे तो लोगों का भरोसा इस कदर हो गया कि उसमें एक व्यक्ति ने मुझे रात में फोन किया लैंडलाइन से, कहा कि मैं आपके यहाँ सामग्री पर मैं मिलूंगा नहीं आपसे। मैं कहा ठीक है। पर वो कहा कि रात के 10-11 बजे कोई बड़ा पैकेट आपको रोज मिल जाया करेगा आपके दफ्तर अखबार के गेट पर, और मिल जाता था। जब इशू अच्छी तरह छप गया, वो बड़ा बन गया, तो आदमी मिला मुझसे। अच्छा। तीसरा इशू जिसने चेंज कर दिया वहां की पॉलिटिक्स को, ये सारे ऐसे इशूज हैं उन लोगों को। तीसरा एक इशू बताऊं मैं आपको कि एक लड़के ने आकर बताया, ओरमाझी एक जगह है वहां से, कि सर यहाँ पर जो बिल्कुल आदिवासी गरीब लोग हैं, ये बड़े कमजोर स्थिति में हैं, और इनकी जमीन को यहाँ के जो बड़े वो भी बहुत संपन्न लोग नहीं थे, पर भूमि वाले लोग थे, और उनके समूह की संख्या ज्यादा थी। उन लोगों ने इनकी जमीन पर लोन ले लिया है, इन लोगों से दस्तखत करा दिया है, ये पढ़े जानते नहीं इनकी जमीन, अब बैंक पैसा वापस कर रहा है तो अटैच कर रहा है इनकी प्रॉपर्टी। तो हमने कहा ले आना एक बार। तो संडे को भी मैं दफ्तर में बैठना था, तो लेकर आए आदिवासियों को, जो हार्डली मतलब पैर में चप्पल नहीं, कुछ ये नहीं, ऐसे खड़े सामने खड़े। मैं बैठने को कहा तो बैठने में घबराहट, मैं बड़ा सामान्य अपना दफ्तर भी रखता था, सामान्य कुर्सी में, कभी वो तामझाम रखा ही नहीं, एसी वगैरह भी नहीं, फैन, बहुत मैं सामान्य ढंग से रहता। बैठाया उनको, पहले चाय पिलाई, बड़े डरे डरे उन लोगों ने सब बताया। फिर हमने अभियान चलाया कि इन आदिवासियों की जमीन कैसे गई, क्या चला, अंततः उनको जमीन मिली। अच्छा। और अब आप समझ सकते हैं कैसे लोगों की आस्था लौटती है पत्रकारिता पर, ऐसे एक नहीं। फिर उनकी तस्वीरों को मैंने लेकर छापा कि ये आदिवासी जिनकी जमीन चली गई थी, इनको लगे। हमने कहा बड़े अखबार जो आ गए हैं वो कहते हैं कि यानी समाज का जो पढ़ा लिखा, आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत तबका, उसकी पत्रकारिता ही वो है। बिल्कुल। यानी कहते थे ना कि पत्रकारिता में बाद में ये हो गया कि जैसे समाज A-B-C वर्ग में है, सोशियो इकोनॉमिक दृष्टि से बटा हुआ है, ए यानी अति संपन्न, बी यानी मध्यवर्ग, सी यानी बिल्कुल। तो इनकी पत्रकारिता आप करते हैं तो आपको विज्ञापन मिलेगा। तो सारे पत्रकारिता की दृष्टि, उन्होंने कहा, वे कहते हैं बड़ा बढ़िया हमने स्लोगन में, विज्ञापन भी वही बनाता था, अखबार में बहुत दिनों तक छापता था, हर एक इशू पर मैंने विज्ञापन बनाया, वो भी एक विलक्षण काम अलग है उस पर। तो उसमें था विज्ञापन में कि वे कहते हैं अखबार मिशन नहीं व्यवसाय है, पर हालात बदलना भी तो हमारा दायित्व है, ऐसा कुछ करके मैंने कई विज्ञापन बनाए थे। उन आदिवासियों का तस्वीर और उनकी कैसे जमीन लौटी वो विवरण दिया था। एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे, उनके लोगों ने एक ठेठ आदिवासी इलाके में आदिवासियों को जमीन लिया था। उन आदिवासियों में से एक सरकारी मुलाजिम, अच्छा, वो मुझे फोन किया और कहा कि मैं संडे को ही आ सकता हूँ। और पहली बार चाईबासा से, समझ लीजिए, वो रांची आ रहा था, जो 6 घंटे की दूरी, वो सारा कागजात लेकर आया दिया। तो आपको भरोसा पैदा करना पड़ता है। पहले दिन जब हम लोग गए थे तब लोग कहते थे कि किसी चीज के बारे में अखबारों को हम जल्दी बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि राजनेता और अखबार दोनों इश्यू को जाकर करके उसका सही ढंग से मुकाम तक नहीं ले जाते थे। और उसके बाद बीच में जैसे अखबार वहां गया था, फिर मुझे चंद्रशेखर जी के साथ काम करने का ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एडवाइजर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, PMO मौका मिला। पर मैं वहां से इसी अखबार में लौटा, मेरे पास अनेक अवसर होते हुए मैंने इस अखबार को संभालना है, करना है, क्योंकि मैं कमिटमेंट दिया था मैं आऊंगा।
तो ये एक तरह से इन चुनौतियों से सारा हम लोग निकले। आज मैं महसूस करता हूँ आज की तारीख में, जैसे आशीष आज आपके बारे में, आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है पर मैं किसी अखबार में हट नहीं पा रहा हूँ उसका। सबसे पहले अपने पाठकों को बताना कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, उस बदलती हुई दुनिया को आप नहीं जानेंगे तो अप्रासंगिक रह जाएंगे। क्या कभी मैं कामना करता हूँ कि खासतौर से हमारे जो हिंदी बेल्ट कहे जाते हैं, जो कभी बीमारू कहे जाते थे, जब लोग कहते हैं आज दक्षिण के राजनेता कि हमारे यहाँ ये लोग बाथरूम साफ करने आते हैं, ये कहा जाता है, तो सार्वजनिक टिप्पणी में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर उस माहौल में क्या इस इलाके में पुनर्जागरण पैदा करना, लोगों को बताना कि हम कैसे आर्थिक रूप से सक्षम बन सके, क्योंकि हिंदी प्रदेशों की एक अद्भुत विस्तारित दृष्टि रही है। देश को जितना वो महत्व देते हैं, सभी महत्व देश देते हैं, उनमें एक ज्यादा मैंने देखी है कि वो एकमोडेट करने के लिए बहुत संकीर्णता की बात नहीं करती। हिंदी इलाके का एक अतीत और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, अन्य राज्य भी नहीं करते, पर हिंदी इलाकों का एक खास विशेषता ये रही है। पर बाकी राज्यों में पुनर्जागरण हुआ, उन्होंने अपने को बदला है, उदारीकरण के बाद बदला है। पर हमारे यहाँ हमारे सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने की ताकत हमारी पत्रकारिता में नहीं है क्या? हम चोरी करके स्कूलों से पास होते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ आशीष कि यहाँ के अध्यापक इस बात पर विरोध करते हैं कि हम बायोमेट्रिक नहीं देंगे, हम स्कूल में उपस्थिति दर्ज नहीं कराना चाहते। क्या सरकार को जानने का हक नहीं है? पहले की सरकार जब 150-200 रुपए वेतन लोग पाते थे, तब टीचर 24 घंटे मौजूद रहते थे। वे टीचर अपने बच्चों को अभिभावक की तरह मानते थे। मैंने बताया आपको कि हमारे अध्यापक सारे अलग अलग जातियों के थे, सबसे समाज की कमजोर जातियों आते थे, पर हमें अपने अपने बच्चों की तरह उन्होंने ट्रीट किया। आज के अध्यापक जिनका वेतन उनके मुकाबले कई गुना बढ़ गया है, चाहे वो सरकारी में हो या सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाओं में हो, कोई तुलना है वेतन की? और क्या स्कूलों का स्तर है? आप अपना हाजिरी क्यों नहीं दे सकते भाई? सरकार के मुलाजिम आप हैं, सरकार से वेतन पाते हैं, सुविधाएं पाते हैं, आपको बायोमेट्रिक देने में क्या आपत्ति है? किसी प्राइवेट फॉर्म में आप काम कर रह सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैं अखबार में होता तो मैं अभियान चलाता, मैंने चलाया था जी। मैं बिहार में भी, झारखंड में भी, कि विश्वविद्यालयों क्या स्थिति, आप लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं, आप कितना क्लास लेते हैं, आपका पाठ्यक्रम क्या है, आप पीएचडी कैसे करते हैं, 10 पीएचडी मिलाकर के 11वां पीएचडी तैयार करते हैं। तो हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ चीजों को उठाने का साहस भी अखबारों में नहीं। इसके लिए किसने रोका? अखबारों की अपनी कमी है। कहीं कोई वो नहीं काम करने से, अगर बेहतर काम करना चाहे तो कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं है, पर अखबार सिर्फ आज पैसा कमाने के उद्देश्य से उद्योग के रूप में निकले, तब बड़ा फर्क होता है। मुझे लगता है कि पूरा समाज इस रूप में एक समाज के भी मानस में बड़ा बदलाव आया। मैं एक चीज कहूंगा जो राजनेता नहीं कहते। इसी गांव में जो इतनी गरीबी मैंने देखी, जब लोग गोबर से अन्न निकालते थे आशीष जी, तब मैंने देखा कि राहत का कोई काम आता था तो गरीब आदमी भी कहता था कि मुझसे गरीब वो है, पहले उसको दो, तब मुझे देना। ये मैं आदिवासी इलाकों में ही पाया 91 में जो वहां काल था। पर आज इस गांव में इतना विकास हो जाने के बाद, सड़कें हो गई, बिजली आ गई, जो ये सब मतलब मैं उस मानस से सोचता हूं जो बचपन हमारा गुजरा, तो ये सब ये चमत्कार लगता है, कल्पना जैसी चीजें, फेरी टेल्स जिसे कहते हैं। बाद में अंग्रेजी में जो शब्द सुना, ये कल्पना लगता है। ये हो गया, यहाँ सड़क हो गई आने जाने की, यहाँ कोई घर शायद कच्चा हो, वो गरीबी नहीं रह गई। कुछ हो सकता है 2-4-10 का ही घर हो, लेकिन वो गरीबी नहीं रह गई जो वो होता था। 2-2, 3-3 फसल यहाँ होने लगी जो एक फसल नहीं होती थी। हर घर लगभग पक्का का है, हर आदमी के पास वाहन है, 2 पहिया 4 पहिया जो भी आप कह लें। तो गरीबी तो कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आज कोई सरकारी सुविधा है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरे घर रख दीजिए। इस नैतिक पतन का इलाज सरकार कर सकती है। इस चोरी मैंने देखा है यहीं के इलाकों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, 80 के दशक के बाद गार्जियंस चोरी कराने जाते थे। आप जानते हैं स्कूल ठेके पर लड़के बंगाल से भी आते थे मैट्रिक पास करने, यूपी में आते थे और आते थे। तो हमने अपने विश्वविद्यालयों की, हमने अपने समाज के प्राथमिक विद्यालय से लेकर बाकी क्या स्थिति बना ली। अब आप बताइए, नकल करा करके इस नॉलेज सोसाइटी में, दुनिया में आप अपने लोगों को कामयाब कर सकते हैं क्या? इसलिए दक्षिण ने सीखा, दक्षिण ने अपने को गढ़ा। आज तमिलनाडु के लड़के, आज महाराष्ट्र के लड़के, आज आपके आंध्र के लड़के, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हुआ, सॉफ्टवेयर का रिवोल्यूशन हुआ, वो आगे है ना। आज हमारे घर घर से लड़के बेंगलोर काम करने जा रहे हैं ना। पर क्यों नहीं हम
अपने यहाँ के शहरों को बेंगलोर बना सके। ये सवाल किसी अखबार में मैं आज नहीं पाता। ये सरकार की गलती है कि हमारी गलती है? तो हमारा प्रशासन किस ढंग से काम कर रहा है? अगर हम बताएं कि आज प्रशासनिक कमजोरी कहाँ कहाँ है, आज भी अनियमितता कहाँ कहाँ है, सप्रमाण गलत क्या चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि कोई उसको वो नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। बट यू हैव टू बी पावरफुल इन प्रेजेंटेशन कि हाँ ये चीजें हैं। सिर्फ ये कह देने से कि माहौल बदल गया कि हम पत्रकारिता नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि अन्याय है ये कहना, और अपनी भूमिका के प्रति अन्याय। आपने कहा कि जैसे पत्रकारिता को छोड़ दिया जाए तो पूरे समाज में बदलाव हुआ है। एक चीज आती है मूल्य की बात, नैतिकता की बात। वो नैतिकता, वो मूल्य जो कभी आपके जमाने में रही होंगी, आज वो नैतिक पतन हम समाज में भी देख रहे हैं किसी न किसी रूप में। जैसे आपने शिक्षा जगत की बात कही, और कई क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं, मैं एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था इसके पहले, आपने एक मुस्लिम परिवार की बात कही, छपरा में कोई थे जहाँ रिविलगंज में, जहाँ से आना जाना आपका, और जिस तरीके से एक दोस्ताना और पारिवारिक संबंध रहा, आज उस तरीके की समाज में हम नहीं देख पा रहे हैं। वो चीज़ें खत्म हो रही है, धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। तो किस तरीके से समाज में नैतिक पतन हुआ है, और जो समाज हमारा, जो भारतीय समाज है, वो नैतिकता पर टिका था कभी, तो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किस रूप में हम देख रहे हैं इस चीज को, कि हम क्या मूल्य स्थापित कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। इसकी शुरुआत आजादी के बाद ही हो गई, और इसे गांधी ने पहचाना था जी। आपको याद होगा जब इंतरिम गवर्नमेंट्स बनी और उसकी शिकायतें आने लगी, तो गांधी ने क्या कहा और क्या लिखा। गांधी कलकत्ता में थे 15 अगस्त को बिलियाघाटा में, जब मंत्रियों की शिकायतें आने लगी कि मंत्री कैसे लाभ लेने लगे, तो गांधी ने कहा। उसके पहले रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस हुई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो बयान दिया है वो पढ़िए, रिमार्केबल। कहा कि हमने अंतरिम सरकारें जो बनाई 38-40 के आसपास कुछ बनी थी ना, आपको याद होगा कुछ बनी जिसमें मुस्लिम लीग के भी लोग साथ थे, बाकी उन सरकारों में कैसे भ्रष्टाचार शुरू हो गया, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1940 के कांग्रेस में बताया कि हमने कुछ समय के लिए अंतरिम सरकारें बनाई, और हम इतने नाकाबिल लोग हैं, इतने अक्षम लोग हैं कि हमने उसमें जो कुछ करना शुरू किया उससे स्तब्ध है कि हम तो आजादी के योग्य ही नहीं है। रामगढ़ कांग्रेस का वो बयान आज भी देश को पढ़ना चाहिए। गांधी की ये बात आज भी लोगों को पढ़ना चाहिए, जो हमारे मिनिस्टर्स के बाद। उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी प्रधानमंत्री बने, और मैं मानता हूं कि पंडित जी देश के महान नेताओं में थे, पर उनकी एक बड़ी भूल के रूप में ऐसा हमें लगता है। 1948 में देश में पहला रक्षा का स्कैंडल शुरू हुआ, जीप स्कैंडल, जिसमें इन्वॉल्व थे उस वक्त वहां के हाई कमिश्नर थे आपको कृष्ण मेनन, जो बाद में देश के रक्षा मंत्री बने। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस वक्त की सबसे उन वक्त की स्थितियों के बारे में चर्चित और प्रचलित किताब है दुर्गा दास की, इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। उसकी भूमिका किसने लिखी है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अच्छा, दुर्गादास कौन व्यक्ति थे? दुर्गादास जो पंडित जी के करीब थे, जो गांधी जी जिनको मानते थे, ऐसे पत्रकार थे विलक्षण, जो मौलाना आजाद के करीब थे, जो सरदार पटेल के करीब थे, जो राजेंद्र बाबू के भी प्रिय थे। इन सब लोगों की अंदरूनी चीजों को जानने वाले व्यक्ति जिन्होंने लिखा ये सारी चीजें तटस्थता और ईमानदारी से, उसकी पृष्ठभूमि लिखी है जाकिर हुसैन ने, उसमें ये चीजें दर्ज हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले राष्ट्रपति के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा। उसके बाद सीडी देशमुख ने भी कहा कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हम शुरुआत कर दें, नहीं तो उसका बड़ा इट विल प्रूव टू बी लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये शायद वर्ड है जो उसमें लिखा हुआ उस किताब में, नहीं तो ये कांग्रेस की ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। और पंडित जी को बुरा लगा। पंडित जी महान व्यक्ति थे निश्चित तौर पे, मतलब जो व्यक्ति आजादी की लड़ाई में वो जो घटना हुई आपके जालियांवाला बाग, उसके बाद खुद पढ़ा आप इस परिवेश से आकर, तो वो बड़े महान, और उनके लिटरेचर को पढ़िए। पर शायद वहां उनको लगा कि मैं भ्रष्टाचार को मुद्दा के रूप में एक्सेप्ट करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर भी आएगा, मेरी सरकार पर भी आएगा। अगर वो सख्त हो गए होते, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था, जो अंग्रेजों का काल था, कि भारत जब आजाद होगा तो लैंप पोस्ट पर भ्रष्टाचारियों को हम लटका देंगे। ये तो उनका मुहावरा है ना, फ्रेज।
और जब राजेंद्र बाबू ने कहा, जब सीडी देशमुख ने कहा, तो नाराज हो गए। ये उस किताब में दर्ज है। और ये वहां से भ्रष्टाचार की शुरू हुई, जो मैंने आपको बताया कृष्ण मेनन वाला प्रसंग। आगे आते आते तक 62-63 तक लोकपाल की मांग होने लगी। पंडित जी के रहते हुए भ्रष्टाचार की शुरुआत, धार तेज हो गई। वो कमीशन बना जिसके बारे में उल्लेख किया, जहां जयप्रकाश नारायण जी ने भी डिपोज किया। इसके बाद आगे चलते तक इंदिरा जी के जमाने में और पसरता गया, नीचे तक चला गया। अब कहां तक पहुंचा कि एजी नुरानी की किताब है मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट। उस वक्त के जितने बड़े मिनिस्टर्स हुए चर्चित, पंडित जी के जमाने से लेकर के, उनके क्या मिसकंडक्ट है। एजी नुरानी जैसा व्यक्ति जो जिन्ना के साथ रहे, किताब में लिखा हुआ है, आज ये देश भूलता है। हमारे यहाँ कहावत है, गीता में भी कहा है, महाभारत में भी कहा है कि चीजों की शुरुआत ऊपर से होती है। अगर राजा ठीक नहीं रहा तो नीचे तक चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल। उस वक्त राजगोपालाचारी ने कहा कि हमने लाइसेंस, कोटा, परमिट राज शुरू कर दिया, सरकारी भ्रष्टाचार नीचे तक पसर जाएगा। ये राजगोपालाचारी जो मनीषी माने जाते हैं, जिनको पंडित जी ने भी मनीषी माना, गांधी जी ने उसी वक्त कहा था कि हम भारतीय व्यवस्था की ओर जाएं, पश्चिमी मॉडल की ओर न जाएं, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी करें, ग्राम पंचायतों तक चीजों को ले जाएं, वो चलाएं जो पहले जिससे भारत सोने की चिड़िया बना था। पर पंडित जी वेस्ट से पढ़ करके आए थे, उनका अपना कन्विक्शन था, अपना विचार हो सकता है। उनको लगा कि जैसे पश्चिम औद्योगिक विकास तेजी से किया, हम उस रास्ते जाएं। तो मैं उनकी दृष्टि से वो नहीं कर सकता, लेकिन वो भारत में हो नहीं सका। इसका अफसोस पंडित जी को भी लास्ट के दिनों में है, तो बड़ा गहरा है। मैं विस्तार से बताऊंगा कभी उसकी क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये चीजें दर्ज हैं कि पंडित जी को अफसोस कैसे हो गया। और प्यारे लाल ने जो किताब लिखी है, गांधी जी और जो पंडित जी का संवाद है, उसमें बहुत तरीके से गांधी जी ने कहा कि विकास का ये रास्ता होना चाहिए। पर हमने जो पश्चिमी विकास का रास्ता चुना, पश्चिमी संस्कृति सुनी, भोग की चुनी, गांधी की बात हम सुनी करके शुरुआत वहां से हो गई। और आज ये भ्रष्टाचार आते आते नीचे तक पसर गया। भ्रष्टाचार पे आज कार्रवाई 14 के बाद तेज हुई है, बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई हो रही है। तो कहा जाता है कि इसमें मतलब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, यह मुद्दा नहीं, लोगों के लिए भी नहीं बन रहा, क्योंकि सामान्य लोग भी तब 74 में जो आंदोलन हुआ था, उस वक्त आपको याद होगा एक मुख्य कारण कहा गया कि एक सांसद थे जिसका मधुरिमा ने उठाया था मुद्दा बिहार से, जिन्होंने रेलवे वैगन के लोकेशन में एक पत्र भर लिख दिया था, कुछ 1 लाख रुपए के मतलब मामला। तो भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन शुरू हो गया। ये नैतिक मापदंड था। गांव के लोग, हम लोग कौड़ा पर बैठते थे तो गांव में मैंने सुना जो अपढ़ लोग थे कि यहाँ इतना पतन हो रहा है, पर अब गांव की हालत ये है। मुखियाओं की स्थिति मानसिक, सब नहीं, कुछ पता कर लीजिए क्या स्थिति। हम सुनते हैं कि अब वोट के लिए लोग तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तो समाज का मानस कहां गया। हमारे ये भी कहा गया कि यथा प्रजा तथा राजा। मान लीजिए लोग ये आरोप लगाते हैं कि एक खास दल जो है के लोगों पर कार्रवाई होती है और नहीं होती। जी, ये सवाल मैं करने वाला था। ये कौन रोका आपको? आप जिस राज्य में है प्रमाण लेकर के करिए, किसी ने नहीं रोका। रोका है क्या? अगर एक राज्य में आपको लगता है कि कोई राजनेता गलत काम कर रहा है और दूसरे दल का है, तो आपको कार्रवाई करने से रोकता है कोई? इस देश में लगभग 28 राज्य है ना। हाँ बिल्कुल। कितने विपक्ष के लोग हैं काम कर रहे हैं, क्या वहां पर ऐसी कार्रवाई शुरू हो रही है? हर राज्य का अपना बोर्ड है, एंटी करप्शन बोर्ड हुआ है क्या? क्या साहस था कर्पूरी ठाकुर में कि 77 में जब वो बने तो कहा कि सीबीआई को जहां भी लगे तो मुझसे मुख्यमंत्री के की स्वीकृति की जरूरत नहीं, भ्रष्टाचार की जांच करे। ये नैतिक ताकत था कर्पूरी जी में। तो ये ताकत तो राजनेता में हर एक में होना चाहिए कहने का। और जो हो रहा है, जिन पर कन्विक्शन, कहां से इतनी संपत्ति आ गई? आज देश में इस बात का मूवमेंट चलना चाहिए कि जो लोग राजनीति में आए वो अपना हिसाब दें। 10 वर्ष का, 15 वर्ष का अतीत में न जाए कि जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तब उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। राजनीति से जो वैध इनकम हुई वो भी हम हर साल इनकम टैक्स में वी आर सपोज टू गिव इट, तब क्या हुई और आज हमारी हैसियत क्या है, ये तो बता ही सकते हैं हमें। तो समाज अगर ये अभियान नहीं चलाएगा तो कैसे खड़ा होगा? उसके बाद उस किताब में वर्णन है जो बताया था, इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास का, कैसे राजेंद्र बाबू की अवमानना हुई, राजेंद्र बाबू के साथ राष्ट्रपति रहते हुए क्या क्या हुआ,
कितने दुनिया के बड़े, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष वहां आए, उनको बुला कर गए, उनको संत ऋषि कहा, उनको नहीं जाने दिया गया। तो हमारी धारा वो थी। और हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हुई। हम उस देश के लोग हैं जहां शायद मेगास्थनीज के साथ की ये घटना है कि वो चीनी यात्री आए थे ना, फाहियान शायद थे, तो फाहियान जब गए तो मेगास्थनी जिस लैंप में काम कर रहे थे उसको ऑफ कर दिया और दूसरा लैंप जलाया, रोशनी जलाई जहां काम कर रहे। तो पूछा उसने कि आपने ये क्यों किया? तो कहा कि अब तक मैं जो काम कर रहा था वो सरकार का काम कर रहा था, तो सरकार के पैसे से जलाया हम अपने। तो हमारा देश तो वो है। हम, गांधी ने क्या बात की थी? गांधी ने कहा कि साधन और साध्य एक होना चाहिए। कहा कि कभी भी सात्विक साध्य यानी श्रेष्ठ समाज के गठन का रास्ता गलत राजनीति से नहीं जा सकता। बिल्कुल, चोरी की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति से नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा 1929 में कि इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता हिंसा है। आज हम विधानसभाओं से लेकर के और नीचे आप देखें, मैंने पूरी जो विधायिकाएं हैं, जो हम कहते हैं ग्राम पंचायत से लेकर, तो उस सब में तो मतलब हिंसा ही है। लोग उतारू रहते हैं कि हमारी बात मानी वही सही है। हमारे अंदर धैर्य और संयम ही नहीं रह गया। भारतीय परिवेश में उस वाद विवाद को श्रेष्ठ माना गया है जहां हम एक दूसरे के वाद विचार को, परस्पर विरोधी विचारों को शांत भाव से सुन करके एक सम्यक निष्कर्ष पर पहुंचे। ये हमारी हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा है। मैं कई उदाहरण जैन धर्म से लेकर बौद्ध धर्म से लेकर बाकी गिना सकता हूं। और तो डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने कहा, आम्बेडकर साहब ने लिखा है कि हमारे यहाँ पहले कैसी ऐसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हमारे यहाँ दक्षिण में साहित्य मिला है कैसे वोट के बाद राइट टू रिकॉल था। ये 2000 वर्ष पहले की सारी चीजें हमारी व्यवस्था में रही है। और हमने भारतीय उस पद्धति को, भारतीय उस व्यवस्था को नहीं अपनाया। अगर कोई कुरीतियां आ गई थी तो हटाने का हमें अधिकार था, उसको प्रयास करना चाहिए था। आम्बेडकर साहब ने और क्या कहा? आम्बेडकर साहब ने जगह लिखा है, पश्चिम के बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हुए विद्वानों को कोट करते हुए कि बिना नैतिक ताकत के कोई लोकतंत्र टिक नहीं सकता। तो अनैतिकता के आरोप से घिरे, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे राजनीति के लोग हों, या समाज के किसी क्षेत्र से लोग हों, वो जो भी काम करेंगे, तो जो गांधी का फॉर्मूला है साधन साध्य का, साधन और साध्य क्या है? हमारे यहाँ उपनिषदों की एक कल्पना है कि बेहतर काम बेहतर तरीके से हो जा सकते हैं। संविधान बन जाने के बाद दो प्रमुख बातें हुई जो मैं कहूंगा। आम्बेडकर ने कहा कि संविधान तो बन गया और संविधान बेस्ट हमने जो भी था हमने बनाया, पर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो फिर कैसे ही हो पाएगा? तो असल चीज ऊपर है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि श्रेष्ठ संविधान देने की हमने कोशिश की है। इसमें हो सकता है जो भी आपको लगी कमियां सर, पर अगर चरित्र बेहतर नहीं है, राजेंद्र बाबू का और आम्बेडकर साहब का ये लास्ट बयान है, मैं पूरा कोट नहीं कर रहा हूँ, वो जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने एक संसद पर जो संसद टीवी कार्यक्रम में किसी इंटरव्यू में इसको विस्तार से मैंने कोट किया और बताया। पत्रकारिता से लेकर के राजनेता तक ये सफर आपकी रही। आज जिस तरीके से राजनीति में भी गिरावट आई है, जिस तरीके से नैतिक पतन वहां भी हुआ, आपने किताब भी लिखा है चंद्रशेखर जी के ऊपर, बहुत दिनों तक आप रहे हैं साथ में, द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि मतलब चंद्रशेखर जी के साथ ही जो पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी थी, जिस दमदार तरीके से अपने विचारों को चंद्रशेखर जी रहते थे, या फिर जिस नैतिकता के साथ वो खड़े होते थे, पार्टी दल कोई भी हो सकता है, वो नैतिकता अब पॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिल रही? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आज भी हर दल में बहुत सारे नैतिक लोग हैं और ये धारणा गलत है। मैं पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को देखा हूं, हर दल में देखा हूं, कुछ दल में अधिक है कुछ कम, ये सवाल हो सकता है, जो अत्यंत ईमानदारी से और अत्यंत कहूं बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। पर हमारे समाज का एक गहरा और गंभीर रोग है, जैसे चाहे विधायिका का शीर्ष हो, संसद कहले से नीचे सर, हर दल में जो बेहतर लोग हैं, समाज में जो बेहतर लोग हैं, वो जब कुछ लोग दल में भी और समाज में भी टेक ओवर कर लेते हैं किसी चीज को, तो हावी हो जाते हैं, हम लोग मौन हो जाते हैं। तो अच्छे लोगों के मौन होने की कीमत सभ्यताएं चुकाती रही है, ये सही, आज हम लोग चुका हैं। ये बड़ी बात आपने कही। तो ये मैं नहीं कहूंगा, एक उसमें कहूँ हर जगह आज भी ईमानदार लोग हैं, और डोमिनेंट फोर्स जो है वो हमें
अच्छे लोगों को बना देना पड़ेगा, चाहे किसी भी दल के। अब किसी दल के लोगों से पूछ लीजिए, कोई नहीं चाहता कि हंगामा हो संसद में, बहिष्कार हो, शोरगुल हो। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हर जगह मिलेंगे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, उसको जिस दृष्टि से मैंने लिखा वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। मैं मानता हूं कि दुनिया के मानव इतिहास में लगभग 250-300 सालों का इतिहास जो है वो आइडियोलॉजिकल इतिहास रहा है। अभी हाल में मैंने 1.5 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष या 1 वर्ष पहले एक ग्रेजुअल किताब पढ़ी। मैं सब स्मृति के आधार पे कह रहा हूँ, ग्रेजुअल। ये अमेरिका के 2 सोशल साइंटिस्ट ने शायद लिखी, और ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही जो मुझे बड़ा विलक्षण लगा। कहा कि आप कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, चीन की क्रांति हुई, वियतनाम की क्रांति हुई, उसके बाद गांधी का अवतरण होता है। गांधी के अवतरण के बाद एक पूरी दुनिया में नई फिजा बनी कि साम्राज्यवाद के खत्म करने का एक नॉन वायलेंट तरीका ये हो सकता है। ये एक सभ्यागत और संस्कृतिगत अंतर था जो गांधी ने पैदा किया, दुनिया में किया। तो कहा कि एक विचारधाराओं का दौर चला जिसमें कार्ल मार्क्स हुए, बाकी लोग हुए। कार्ल मार्क्स के बारे में दादा धर्माधिकारी जो सर्वोदय के थे, बड़ा अच्छा हम लोगों से कहते थे, हम लोग यूथ थे, जेपी मूवमेंट से इन्वॉल्व थे। तो कहा कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमने कार्ल मार्क्स का नाम सुना, तो हमें लगा कि भाई कार्ल मार्क्स कॉन्टिनेंट से ऊपर गांव घर तक पहुंच गए। पूंजीवाद आया, साम्राज्यवाद रहा, समाजवाद आया, साम्यवाद आया, अराजकतावाद आया, प्रिंस कुरपटिन अराजकतावाद, कम्युनिज्म में भी कई धाराएं, नक्सलवाद आया, ये सब वैचारिक। तो इंसान को लगता था कि ये वैचारिक आंदोलन इतना ताकतवर है कि शायद एक नई सुबह कल मिल जाने वाली। हम बस दरवाजे पर खड़े हैं, दस्तक दिया, खोला, एक नई दुनिया में हम उपस्थित है, दुनिया नहीं बदल जाएगी। राजेंद्र माथुर ने बड़ा इसमें बढ़िया सुंदर लयात्मक तरीके से लिखा है 20वीं सदी का अंतिम दौर शायद उस अपने संपादकीय में, कि कैसे वैचारिक दौर में लगता था। दादा धर्माधिकारी ने कहा कि भाई इन वादों में सबसे पावरफुल वाद मार्क्सवाद का निकला, जो कॉन्टिनेंट को, भाषा को, संस्कृतियों को पार करके पहुंचा। तो उस दौर का अंतिम दौर खत्म हुआ भारत में, खासकर दुनिया में तो खत्म होने लगा था लगभग 1950 वगैरह से ही, क्योंकि किताब आ गई थी एंड ऑफ आइडियोलॉजी, किसी सोशियोलॉजिस्ट की, मैं नाम उनका लेखक का भूल रहा हूँ अभी, बर्गमैन या कुछ, एंड ऑफ आइडियोलॉजी किताब है सोशियोलॉजिस्ट की, 50-60 के दशक में ही आ गई थी। पर भारत में आते आते वो 90 का दशक हो गया था, क्योंकि तब ग्लोबलाइजेशन का प्रवेश और उदारीकरण का प्रवेश और ग्लोबल मीडिया का हुआ। मैं याद है आज भी, लैंडमार्क क्या था, मुंबई जब मैं गया नौकरी करने के लिए, तो समझिए 78 में, तो वहाँ मैंने एक किताब पढ़ी, एल्विन टॉफलर की, फ्यूचर शॉक। एल्विन टॉफलर पहले बड़े पत्रकार थे, बाद में दार्शनिक हुए, फिर हेडी टॉफलर उनकी पत्नी हुई, लीजेंड बन गए जीते जी। दुनिया के बड़े बड़े लोग, चाहे वो टेंग सियाओपिंग हो, जिन्होंने चीन को बदल दिया, चीन को बदला, इस रूप में आर्थिक साम्राज्य ताकतवर बनाया, माओ ने नहीं, डेंग सियाओपिंग ने। तो डेंग सियाओपिंग उनसे मिलने को बचे हैं, गोरबाचोव मिलने को बचे हैं, इंदिरा जी भी उनसे मिली हैं। वो इतने बड़े कि दुनिया कैसे, आने वाली दुनिया कैसे बदल रही थी। जब मैं किताब पढ़ा हूँ आशीष जी, फ्यूचर शॉक, मुझे अंग्रेजी बहुत नहीं आती थी, पर पढ़ा तो जो उसमें लिखा था कि ये इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन होने जा रहा है, सूचना क्रांति, कंप्यूटर आएगा, कैसे चीजें बदल जाएंगी, ह्यूमन रिलेशंस कैसे बदल जाएंगे। हम लोग तो ज्वाइंट फैमिली से गए थे, हमने कहा कि ऐसा कैसे होगा। फिर एक किताब आई 93 के आसपास, इकोनॉमिस्ट पत्रिका की महिला थी केरिस क्रॉन शायद, डेथ ऑफ डिस्टेंस, ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो इंटरनेट कैसे काम करेगा। वो परिवेश था जब यहाँ से बंबई जाने में मुझे 4 दिन लगते थे, यहाँ से नाव से पार करिए, रिविलगंज जाइए, या बनारस गए तो वहाँ रुकिए, रिजर्वेशन लेने में 1 दिन, फिर वहां से 2 दिन। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि आज बंबई से चलूं सुबह 6 बजे तो 12 के 2 बजे तक मैं अपने गांव आ सकता हूं। फिर संचार की क्रांति कैसे आई। तो एक तरफ से एंड ऑफ आइडियोलॉजी का दौर आपको दिखता है 90 वगैरह तक लगभग भारत में। तो आइडियोलॉजिकल एरा की पॉलिटिक्स 90 तक खत्म हो रही है। चंद्रशेखर वो व्यक्ति थे जब वो प्रवेश करते हैं संसद में 62 से, और जो अंतिम सांस लेते हैं तो अपनी आइडियोलॉजी पर टिके रहे, भले वो गलत हो या सही। अगर उनको उदारीकरण का विरोध रहा तो वो लास्ट फेज में जो देश की यात्रा की कार से उसके खिलाफ किया, और कहते थे
यहीं पर एक भाषण में कहा था, मुझे याद है कि मैं आज जब जाता हूं तो जब मैं लोगों को कहता हूं तो सब लोग मेरी बात सुनते नहीं। उनको लगता है कि उदारीकरण आ रहा है, संपन्नता आ रही है, भोग का समाज आ रहा है, तो मेरी बात कोई सुनता नहीं, पर सुनेंगे लोग। क्योंकि यह भी सही है कि सिर्फ भोग से, सिर्फ आर्थिक समृद्धि से चीजें नहीं आने वाली, नहीं बदलने वाली, पर वो एक अलग मुद्दा है। आज तथ्य है कि आर्थिक ताकत नहीं होंगे तो आप देश उस रूप में आजाद नहीं रह सकता। आज क्या हो रहा है, आपसे बगल का पड़ोसी देश एक 5 गुना इकोनॉमिक ताकत बन गया। वो दुनिया के कमजोर देशों को किन शर्तों पर लोन देकर के लगभग भरचोरी उनको डिक्टेट करता है। आप कभी सोचे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश, नेपाल भी उसका गुण गा रहा है। आप साउथ ईस्ट एशिया जाइए, दक्षिण अफ्रीका के देशों में जाइए, किस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज वगैरह उसको गिरवी रखा है, लोग नहीं जानते। तो अगर आप आर्थिक समृद्धि नहीं बनेंगे, आज आर्थिक समृद्ध नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे, तो आपकी नियति ये है। टेक्नोलॉजी में मैंने पहले भी गिनाया आपको, ताकतवर और बेहतर नहीं होंगे तो आप अपनी हैसियत इंडिपेंडेंट बनाए नहीं रह सकते, जिस पर 14 के बाद बड़ी तेजी से काम हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से दुनिया को बदल देने की स्थिति में आ रहा है। इसलिए मैं खास तौर से कहता हूं कि हमारे हिंदी इलाकों को भी अवसर है कि उस टेक्नोलॉजी के, वो एक तरह से कहते हैं अभिशाप और वरदान दोनों है, तो हम वरदान का स्वरूप अगर इस्तेमाल करें तो हम कम समय में विकसित राज्यों के बराबर हो सकते हैं। जैसे आज एक लेख मैंने हाल में लिखा था कि झारखंड को जो देश का सबसे समृद्ध कहा जाता है कि मिनरल्स की दृष्टि से सबसे समृद्ध रहा, जो जिसमें क्षमता कही जाती थी पहले कि वो जर्मनी के रूर ऑफ इंडिया, यानी रूर ऑफ जर्मनी, रूर एक इलाका है जर्मनी में जो बहुत संपन्न हो गया। तो इतनी प्राकृतिक संपदा है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो संपदा आएगी तो बहुत विकसित हो जाएगा बिहार, अब विकसित हो जाएगा झारखंड। उसके लिए लोग वहां अलग करने को बेचैन थे, अलग हो गया, पर आज बिजली तक नहीं वहां अपना, वहीं इसकी बिजली कोयला से देश रोशनी होता है, बिजली अपना नहीं बना सकते। और कहते थे जिस बिहार में अलग होगा तो उसके पास क्या बचेगा, बालू, आलू और एक नेता का नाम वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उस बिहार को एक समर्थ लीडरशिप नीतीश जी के रूप में मिला। उसने वहां आज बिजली सरप्लस है, गांव गांव तक जा रही है, और जिसके पास खनिज संपदा है नहीं है, तो उसको आज की तारीख में जहां महाराष्ट्र है उसके बराबर पहुंचने में 40 साल लगेंगे, और तब तक 40 साल बाद महाराष्ट्र कहीं और पहुंचा होगा। तो ये जो बीमारू राज्य कहे जाते थे हिंदी इलाके, इनको एआई टेक्नोलॉजी जंप लगा करके हम उन विकसित राज्यों के बराबर बन सकते हैं, ये संभावना भी आई है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स खत्म हुआ और एक नई पॉलिटिक्स, आज टेक्नोलॉजी दुनिया को नियंत्रित कर रही है, आइडियोलॉजी पीछे चल गई, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। ये टेक्नोलॉजी और मार्केट के अनुरूप हम एक नैतिक नेतृत्व विकसित करके भारतीय मूल्यों के साथ हम दुनिया को राह दिखा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आर्थिक संपदा से दुनिया विकसित नहीं हो सकती। हमारे पास ये मौका, महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अदरवाइज जो चीजें जो हैं, चूंकि समय का भी हम लोग को ध्यान रखना है, तो हम एक सवाल लास्ट आपसे लेंगे कि हमारा देश एक कंपोजिट कल्चर का देश है, और मुझे लगता है कि उसी चीज को हम लोग अगर डेवलप करें तो हमारी पहचान जो है इस रूप में होनी चाहिए, उस रूप में हो सकती है। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, जो आपने सवाल पूछा तो उसी से जुड़ा ये सवाल। हाँ, जैसे जिस कंपोजिट कल्चर की आपने बात की, मुझसे जुड़ा पूछा कि मेरे बड़े भाई रिविलगंज पढ़ते थे, वो एक मुस्लिम परिवार था जहां हम लोग जाते थे, मेरी माँ वैष्णव थी, पर उनके यहाँ कमरे में हम सब लोग रहते थे, और बड़ा पारिवारिक वो था। पर वोट की पॉलिटिक्स ने 50 के दशक से शुरू किया। आप किसी एक धर्म विशेष को बहुत तरजीह देंगे, उसका रिएक्शन स्वाभाविक है। 62-63 में चंद्रशेखर जी का एक बहुत ब्रिलियंट भाषण है पार्लियामेंट में, जब वो कांग्रेस में थे, समाजवादी पार्टी से पीएसपी से कांग्रेस में जा रहे थे, निर्दल थे। घटना ये थी कि उस वक्त 64 के आसपास या कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आप हिंदू हटाएं, वहां से मुस्लिम भी हटाएं, दोनों मांग थी। और हजरत बल के आसपास कहीं से 2 बाल की चोरी हुई थी, बहुत दंगा उस पर हो गया था, वो बहुत पवित्र बाल माना जाता है। तो उस वहाँ विशेष रूप से उसको लेकर के पूरे देश में दंगे होने लगे, कलकत्ता से लेकर, उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री वहां गए। उसी वक्त एक मंदिर में काफी बड़ी चोरी हो गई थी, उसका मामला उठा, उस पर सरकार की निगाह नहीं थी। ये उन्होंने बोला है कि सरकार अगर निरपेक्ष होकर धर्म को अपने से अलग नहीं रखती तो कल को ये इसका बड़ा रिएक्शन होगा, और होना था, वो हुआ।
इसको करेक्ट करने के लिए तो सारे राजनीतिक दलों को करेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ एक धर्म पे आप फोकस करेंगे करेक्ट करने के लिए, अब एक धर्म के लोगों को आप एक खास तीर्थ में ले जाएंगे तो दूसरे धर्म के लोगों की मांग होगी आशीष जी। तो धर्म को स्टेट प्रायोजित न करे। चंद्रशेखर का ब्रिलियंट भाषण। एक मैं और आपको मशहूर प्रकरण बता रहा हूं। बंबई के हामिद दलवई, हामिद दलवई नाम है उनका, एक किताब भी है, वो आप पढ़िए कभी। डॉक्टर लोहिया ने उनकी समस्या को टेकअप किया और बड़ा इशू अपने जमाने में बना। उनकी किताब भी है बहुत बढ़िया, एक हामिद दलवई की। जब मैं बंबई रहता था तभी खरीद कर पढ़ा था। उनके छोटे भाई को, मिस्टर दलवई को, बाद में कांग्रेस ने महाराष्ट्र से सांसद बनाया था। उनकी बहन का तलाक हो गया, तो 3 तलाक का वहां क्या असर था, इस पर जो लड़ाई उस व्यक्ति ने लड़ी है, 5-6 लोग निकल के जुलूस निकाले थे। डॉक्टर लोहिया ने कहा इस तरह की चीजें हैं, किसी धर्म में हमें उसके खिलाफ लड़ना है। हमें किसी धर्म में धर्म को वोट पाने के लिए व्यवहार नहीं करना है। और हामिद दलवई को उन्होंने उनके मुद्दे को देशव्यापी मुद्दा बनाया। हमेशा याद रखिए कि आप किसी खास धर्म के महत्वपूर्ण ओकेजन पर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर के और ऊपर तक, केंद्र तक, आप एक खास धर्म के लोगों के लिए एक खास आयोजन करने लगेंगे, या तो स्टेट सबको करे या ना करे, किसी को ना करे। जी। इसकी शुरुआत आपने 40-50 वर्ष पहले कर दी। ये जड़ वहां से यहां तक पहुंचा। आज सारे दलों को री इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। चंद्रशेखर का वो भाषण पढ़ना चाहिए, सरदार पटेल का वो भाषण पढ़ना चाहिए। सरदार पटेल अपनी 2 टूक बात कहते थे, उन पर भी आरोप लगे। जयप्रकाश नारायण कैसे पढ़े लिखे बड़े नेता होते। जयप्रकाश नारायण सबसे बड़े कटु आलोचक थे सरदार पटेल के। 74 में सरदार पटेल 50 में मर गए, तो जयप्रकाश नारायण ने एक लंबा लेख लिखा, अपने एक भाषण में भी कहा। और उसमें भवंस जर्नल एक पत्रिका आती थी, उसमें उनका उल्लेख छपा। उसमें उन्होंने कहा कि सरदार पटेल कितने बड़े आदमी थे, आज मैं समझ पा रहा हूं। और मैं आज अपनी भर्त्सना कर रहा हूं, अपनी आलोचना कर रहा हूं, कितने बड़े व्यक्ति को मैं समझ नहीं पाया। ये हो नहीं सकता। इस देश में आप रहेंगे, देश के असूलों को मानना होगा। देश के सभी धर्मों का एक असूल है। अब आप मुझे बताएं कि बर्मा से लोग भाग रहे हैं, आगे आ जा रहे हैं, उसके लिए आप रांची में दंगा करेंगे? भाई ये समझ नहीं पाया उसका रिएक्शन जो कॉमन लोगों पर होता है। आज देश में किसी देश के, मैं झारखंड में बहुत बाद में और कुछ उस इलाके में गांव में घूम रहा था, मुझे एक खास समुदाय के लोग जो रह गए, बंटवारे के बाद नहीं गए, उन लोगों ने पहले कहा कि अब जो बगल से लोग आ रहे हैं, बगल के देश बांग्लादेश बन जाने के बाद जो उनका आतंक मैं यहां देखता हूं, उसी कौम से हम रह नहीं पा रहे। कोई देश सराय नहीं बन सकता। आज ब्रिटेन का क्या प्रॉब्लम है, आज यूरोप का क्या प्रॉब्लम है, आप जा करके देखें कभी तो एहसास होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाए तब एहसास होता है कि सबसे प्रमुख चीज यह है कि कोई देश आज आपके देश की स्थिति क्या है। सबसे बड़ी चुनौती आशीष, दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश होते जा रहे हैं। 165 करोड़ होने वाले हैं। चीन भी पीछे जा रहा है। आज आपसे कई देश हैं दुनिया में, 7-8 देश। क्षेत्रफल में आप 7वें-8वें स्थान पर हैं, आबादी में सबसे पहले हैं। आपसे 5 गुना क्षेत्रफल के देश हैं, 3 गुना क्षेत्रफल के देश हैं। अभी मैं ब्राजील से आया, आपसे 2.60 अधिक क्षेत्रफल का देश है, 23 करोड़ आबादी। आप देश को खुला वो पनाहगार बना देंगे, कैसे चलेगा? ये धर्म पे मत जाइए। हाँ, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी धर्म हो सकता है। तो स्टेट की पॉलिसी है एक सेकुलर स्टेट में, जो सचमुच का सेकुलर शब्द जोड़े बगैर तो सब धर्मों के प्रति निरपेक्ष भाव। बिल्कुल, वो किसी को स्टेट पैट्रोनेज न दे, किसी खास लोगों को सिर्फ कुर्सी के लिए आप आगे बढ़ाएंगे तो दूसरे पर रिएक्शन होगा। जी, यह चाहे जो भी हो, कोई भी हो। भाई आज कहाँ पहुंच गई चीजें? अब सिर्फ धर्म पर ही नहीं टिकी है, अब जाति पर ही नहीं टिके। जाति में भी आप किस मतलब गोत्र के हैं, किस गोत्र के हैं, अब गोत्र तक चली जाएगी चीजें, हम उधर ले जा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज हिंदी इलाकों से उठनी चाहिए। याद रखें, आज जो दुनिया के सामने समस्या है, पर्यावरण की समस्या, बिल्कुल, नौकरी और अवसर की समस्या, ये सारे, इसका समाधान सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक के लिए जरूरी नहीं हो सकता। आज हमारी नियति एक है, दुनिया की नियति, ये ग्लोबल विलेज हो गया है।
अब ये भी नहीं कर सकते कि हमें प्रांत के रूप में अलग कर दिए। कहाँ कितने प्रांत अलग होंगे, कितने देश बनेगा दुनिया में। तो सारे दुनिया के देशों की नियति एक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह गए। तो हमें उस रूप में सोचना होगा। और इसके लिए देखिए, हमारे उपनिषद, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जो मनुष्य के नैतिक ताकत की, मनुष्य के सिर्फ संपदा से विकास न होने की बात करते हैं। जो संवाद है यम और नचिकेता का, उसे आदर्श चीजें कहाँ मिल सकती है। वो दुनिया का मार्गदर्शक है। इस टेक्नोलॉजी में भी दुनिया भारत की इस रास्ते से देखती है। पर हम अपनी वो गौरवशाली चीजें तो ना भूलें, हम अपने को ताकतवर आर्थिक रूप से बनाएं, पर अपने उस गौरव को भी रिवाइव करें, जिसमें कहते हैं कि पूरी दुनिया परिवार है, पूरी दुनिया एक है। पर यह बात दूसरों को भी समझनी पड़ेगी उसी स्पिरिट में, तभी जाकर के हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अंतिम सवाल सर मैं लेना चाहूंगा, हमारा देश युवाओं का देश है, युवा वर्ग ज्यादा रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भारत के अतीत और प्राचीन स्वस्थ मूल्यों को भी वो जाने। आज सोशल मीडिया दुनिया के लिए चैलेंज हो गया है। आज आप जानते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर बने रहने की चुनौतियां क्या हो गई। दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं, खासतौर से ये टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। कैसे वो पश्चिम के स्वार्थ को साधने के लिए हमारे मानस को गिरवी रख रही हैं, आपके दिमाग को प्रभावित कर रही हैं। इसकी चीजों को जानिए, क्योंकि आपका फ्यूचर, आप ही देश के फ्यूचर है और आप ही फ्यूचर तय करने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजिकल और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास कैसे हमारे दिमाग को भी बंधक बना रहा है। इसकी अच्छी चीजों को लीजिए, लेकिन दिमाग जो बंधक बना रहे हैं, आपको नई गुलामी ला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होइए। आज सबसे बड़ी दुनिया की चुनौती हुई आशीष जी कि इतनी आबादी भारत में है, लेकिन इंसान अकेला हो गया। एक परिवार में दूसरे से लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं। और इन पश्चिम की इन बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, उनको चीन ने अपने बगल में रोक रखा है। वहां उन्होंने अपना डेवलप किया है। तो भारत का ये सामर्थ्य हो, ताकत हो, हमारे नौजवान दुनिया की टेक्नोलॉजी में बड़ी कंपनियों पर है, उनसे सीख करके। ये दिन भर में गांव में देखता हूँ, कम उम्र के बच्चे मोबाइल पर हैं। क्या स्थिति बन गई। आज रिपोर्ट्स आती हैं, अक्षर शायद संस्था है, जिनकी की क्लास 5 या 8 के बच्चे क्लास 2 का मैथ हल नहीं कर सकते। जबकि यहाँ रिपोर्ट आती है, जो स्कूलों में हमारे पढ़ाई हो रही है, गार्जियन क्या स्कूल में टीचर जो पढ़ाने आते हैं उन पर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, बल्कि जो टीचर नहीं आते उनके लिए भी कहने को तैयार है कि वो आते हैं। माने आप अपने है कि स्कूलों पर अपने टीचर को जो सरकार सारी सुविधा दे रही है, उस पर आप गौर नहीं करते। आप इस मानस में मत पहुंचिए कि सोए सोए बेड पर आपके मुंह में आम गिर जाए, आप खा लें। यह अकर्मण्यता समाज में आ गई तो आप खुद ही अपना भविष्य तहस नहस कर लेंगे। इससे हमारी नई पीढ़ी अवगत भी रहे। वो प्रतिभाशाली है, संवेदनशील है, उसमें क्षमता है। आप जैसे लोग और आपकी टीम में जैसे लोग हैं, मुझे देखकर इतनी प्रसन्नता है। हमारे बलिया में, इस बलिया से मैं निकला हूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता। और मैंने आपको भी कहा था कितना बड़ा आप काम थिएटर से, क्रिएटिविटी और साहित्य से कर रहे हैं बलिया की इस धरती पर, जहाँ एक से एक बेहतर लोग हुए, जिनको आज बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमें हमारे नौजवानों को ये जाना चाहिए। और अगर एक मैसेज देना हो तो कहूँ, नारायण मूर्ति ने अभी लास्ट में, नारायण मूर्ति जिन्होंने दृश्य बदल दिया देश का अकेले निकलकर, उस व्यक्ति ने क्या मैसेज दिया? 70 घंटे काम करो। 70 घंटे काम यानी लगातार काम करो, पढ़ने में, लिखने में, नौकरी में। आज इतने अवसर हैं आशीष जी, खेती करने में, 3 फसलें हो रही हैं, ट्रेडिंग करने में। आज के नौजवान भारत में अनेक जगहों पर स्टार्टअप्स स्टार्ट कर वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं, नौकरी के याचक नहीं बन रहे हैं। तो हमारे इलाके के नौजवान इस भूमिका में आए और दुनिया को राह दिखाएं, इस परिश्रम से, इस ईमानदारी से। और शराब सेवन के खिलाफ स्वतः आंदोलन चलाएं इस गांधी के देश में, ये मेरी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों ने सुना, हरिवंश जी से बात हो रही थी, राज्यसभा के उपसभापति, और उनके आंगन में बैठ करके हम लोगों ने बात किया और बहुत ही सुखद बातचीत, बहुत सारी चीजें आई निकल करके सामने। सर आपने समय दिया हम लोग के लिए, बहुत आभारी हूँ। इतने समय तक शायद कभी और बात न हुई हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे गांव में आप आए, परेशानी उठाकर आप आए। और आपके नाम से वैसे भी वाकिफ हूँ कि देश के रंगमंच में आप जगह बना रहे हैं और बलिया की उन बहुत महत्वपूर्ण चीजों को देश के फलक पर ला रहे हैं, जिसको बताने की बहुत पहले से जरूरत। धन्यवाद आपको, आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। और आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।